यह मंजर एक 10 फुट के कमरे का है जहाँ दो नफूस दीवार के साथ एक बेंच पर बैठे थे। रोहान मुसलसल रज़ा को देखे जा रहा था जो बहुत गहरी सोच में बिल्कुल चुप बैठा था। वो दोनों पिछले 2 घंटे से इस लॉकअप में बंद थे और दोनों ने हफीज़ और जब्बार को बहुत समझाया कि इनका कोई कसूर नहीं, पर किसी ने इनकी एक ना सुनी। यही बोला जब तक घर में से कोई ना आया तब तक यहाँ से बाहर निकलना मुमकिन नहीं। और अब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। रज़ा, क्या सोच रहे हो भाई? आखिरकार रोहान ने अपनी चुप तोड़ी। सोच रहा हूँ अगर किसी कत्ल कर दें तो कितने साल की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी। रज़ा ने बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहा, मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे लिए ऑफिसर जब्बार का कत्ल करने का सोच है। रोहान ने फ़ौरन रज़ा के गले लगते हुए कहा, ऑफिसर का नहीं, बेगैरत इंसान तो मैं मार के मैं अपनी ज़िंदगी के सारे से आप पे ख़त्म कर दूँगा। रज़ा एकदम से उठा और रोहान के मुँह पर मुक्का मारते हुए कहा, अरे अरे यार रुक, क्यों इतना जलाद बन गया? रोहान ने मुँह पर हाथ रखते हुए कहा जहाँ रज़ा ने मुक्का मारा था। तो और क्या करूँ, तो मैं फूलों का हार पहनाऊँ कि भाई ले, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। रज़ा ने कमरे में चक्कर लगाते हुए कहा, मुझे क्या पता था वो भाग जाएगा या पुलिस आ जाएगी। रोहान ने आहिस्ता से बोला कि कहीं दूसरा ही मुक्का ना पड़ जाए। जब मैं बकवास कर रहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो सुन लेता ना। रज़ा ने फुल तपे हुए अंदाज में कहा, अच्छा मुझे बाद में कोस लेना, आप बताओ करना क्या है। रोहान ने मासूम सी शक्ल बना के कहा, बेटा अब हमने कुछ नहीं करना, जो करना है सुल्तान भाई ने करना है और इस दफ़ा इनसे बचने की कोई भी उम्मीद नहीं। रज़ा की बात पर रोहान की शक्ल रोने वाली हो गई। पता नहीं क्यों मैंने तेरे साथ चलने की हामी भरी। रज़ा मुसलसल चक्कर लगाते बातें करे जा रहा था। और भाई बैठ जा, तुझे देख के मुझे चक्कर आने लग गए हैं और अभी चक्कर आने का नहीं बल्कि चलाने का वक्त है। रोहान ने रज़ा को पकड़ के बैठा दे कहा। अभी वो आगे कुछ बोलते कि शीदा अपने पीले दांत निकालते हुए आया। और तुम दोनों बाहर रहो और घर में से किसी फ़र्द का बड़े का नंबर दो तो पर्चा काट के बड़ी जेल में भेज देंगे। और अगले 1 हफ्ते सरकारी छुट्टियां तो ज़मानत भी नहीं मिली, फिर रहना हफ्ता पूरा जेल में। शीदे की बात पर मरते क्या ना करते दोनों को सुल्तान का नंबर देना पड़ा। सुल्तान आए थे और ऐना को लेके खानविला आया। खाना वो रस्ते से पैक करवा के ले आए थे और अभी इस वक्त वो तीनों डिनर कर रहे थे। ऐना सुबह से आए दोबारा यूनी ज्वाइन कर रही है, तो तुम भी तैयारी कर लेना, तुम भी साथ ही जाओगी। सुल्तान की बात पर आयत ऐना को देखने लगी। ऐना सुल्तान को, लेकिन भाई मैं कैसे? ऐना, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा पढ़ाई के बारे में और अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं तुम्हारा ही अच्छा ही सोचूंगा। सुल्तान ने ऐना की बात बीच में ही काटते हुए कहा, जी भाई। ऐना को सुल्तान का इतनी क्लियर बात करना अच्छा लगा था। ऐना के कहने पर आयत खुश हो गई। आई एम सो हैप्पी। आयत ने खुशी होते ऐना के गले लगते कहा। तो सुल्तान को अपनी आयु के चेहरे पर खुशी दे के अंदर तक सुकून मिला। प्रोफेसर आयत के बुलाने पर सुल्तान ने उसकी तरफ देखा। हो मम, मैं आयत इतना बोल के चुप हो गई, से समझ नहीं आई किस तरह बोले। सुल्तान पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्यों? इसे पता था क्योंकि उसे पता था जब आयत किसी से बात करते हुए अगलाए तो वो खौफजदा या फिर कन्फ्यूज़ होती है। हाँ बोलो आयत, क्या बात है? सुल्तान ने नरम लहजे में कहा। वो मम, मैं नहीं, आप यूनी में किसी को मत बताइएगा। सुल्तान को आयत की बात समझ ना आई। आयु मैं समझा नहीं, क्या ना बताऊँ यूनी में? वो आप यूनी में हमारी शादी का ना बताइएगा प्लीज़। वाट सुल्तान हैरान हुआ कि वो क्यों सबसे छुपाने का कह रही है। आयु तुम मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड नहीं कि मैं सबसे अपने रिश्ते को छुपाऊँ। सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा और इस तरह नैना पूरी तरह से खाने पर झुकी, खाने में मसरूफ़ थी। नहीं, आप समझ नहीं रही, आयत ने नाम आवाज़ में कहा। आयु प्लीज़ डोंट क्राई। अच्छा मुझे बताओ आप ऐसा क्यों चाह रही हैं कि किसी को पता ना चले? सुल्तान ने अब की बार नायत नरम लहजे में बोला। ऐसे ही, क्योंकि जब गर्ल्स को पता चलता है तो अजीब तरह से देखती हैं और पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आयत के अजीब से लॉजिक पर सुल्तान ने उसे घूरा, जिस बात का ना सर था ना पैर। और ऐना ने नीचे मुंह करके मुस्कुराहट दबाई। आयु मुझे बिल्कुल तुम्हारी लॉजिक की समझ नहीं आई। अच्छा आप छोड़ें लॉजिक को, क्या आप मेरी इतनी सी बात कोई भी वजाहत मांगे बगैर नहीं मान सकते? आयत ने सुल्तान का हाथ पकड़ते आंखों में उम्मीद लिए बहुत मासूमियत से बोला। आयत के अंदाज पर सुल्तान ने सर सांस भरा। पता नहीं क्यों वो अपनी इस छोटी सी बीवी के आगे बेबस हो जाता था। ओके, पर तुम्हें अपना बहुत सारा ध्यान रखना होगा और अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई तो मैं बिल्कुल किसी का लिहाज नहीं करूँगा। सुल्तान ने आयत की बात पर हामी भरते वान भी किया। ओके थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। आयत ने सुल्तान के मान जाने पर खुश होते हुए कहा। तो ऐना ने पानी पीते मसनूई खांसी की तो आयत फ़ौरन दूर हुई। सुल्तान ने इसकी इतनी जल्दबाजी पर मुस्कुरा दिया। अभी वो खाना खा रहे थे कि सुल्तान का फ़ोन रिंग हुआ। सुल्तान ने कॉल अटेंड की। अगले इंसान की बात सुन के चेहरे पर चट्टानों से सख्ती आ गई। ओके मैं आता हूँ। सुल्तान ने यह कहते ही साथ ही फ़ोन बंद किया और उठ खड़ा हुआ। हायो माय गर्ल, मैं कोई ज़रूरी काम से जा रहा हूँ तो लेट हो जाऊँगा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ओके? सुल्तान ने नरम लहजे में कहा और बाहर की जानिब बढ़ा। सुल्तान इस वक्त शदीद गुस्से में पुलिस स्टेशन दाखिल हुआ और सीधा ऑफिसर जब्बार के ऑफिस की जानिब कदम बढ़ाए। सुल्तान को देख के फ़ौरन शीदा खड़ा हुआ। भला सुल्तान खानज़ादा को कौन नहीं जानता था, इसलिए तमीज़ से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत? आप यहाँ कुछ काम था, कॉल कर देते। वालेकुम सलाम। नहीं, मुझे ऑफिसर से मिलना है। जी सर आएँ। शीदे ने ऑफिसर जब्बार के ऑफिस की जानिब कदम बढ़ाए। सर आपसे सुल्तान खानज़ादा मिलने आए हैं। मैं दरवाज़ा खोलते ही
शीदे ने ऑफिसर को सुल्तान के आने की इतला दी। तब तक सुल्तान भी अंदर दाखिल हो चुका था। ऑफिसर जब्बार फ़ौरन अपनी जगह से उठे और हाथ बढ़ा के सुल्तान से सलाम किया। आए बैठे मिस्टर सुल्तान, हमारे करीब खाने में कैसे आना हुआ? ऑफिसर जब्बार ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी कुछ देर पहले कॉल आई थी, मेरे भाई लॉकअप में हैं, सुल्तान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। सुल्तान की बात पर ऑफिसर ने शीदे की तरफ देखा। कौन है इनके भाई और क्यों लॉकअप में बांधा है? फ़ौरन बाहर निकालो। ऑफिसर जब्बार शीदे पर गिर गए। सर आपके भाइयों के नाम? शीदे ने अकलाते हुए कहा। सुल्तान की आंखें अब सुर्ख हो रही थी। रज़ा और रोहान। सुल्तान के नाम बताने पर ही सीधा गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ। मिस्टर सुल्तान, आपके भाई अनलीगल पेपर लेते हुए पकड़ाए दिए हैं। यूनिवर्सिटी को अभी इतला नहीं हुई, वरना इनको यूनिवर्सिटी से निकाल भी सकते हैं। सुल्तान ये बात सुनते ही पता नहीं कितने ज़ब्त से बैठा था। उसका दिल कर रहा था रज़ा और रोहान के हाथ पाँव तोड़ दे। सुल्तान ने चेक निकालते इस पर साइन करते ऑफिसर जब्बार की तरफ बढ़ाया, जिसे ऑफिसर ने खुशी से थाम लिया। आपका बहुत शुक्रिया बात अपने तक रखने का। मैं आगे भी उम्मीद करूंगा ये बात यहाँ ही ख़त्म कर देंगे। सुल्तान ने चेक देते हुए कहा। जी सर, ऐसा ही होगा। ऑफिसर जब्बार ने खुश होते कहा और तब शीदा, रोहान और रज़ा को लेकर अंदर दाखिल हुआ। हैं सर, बैठे। आप अपना तारुफ करवाते तो इतनी तकलीफ ना होती है आपको। ऑफिसर जब्बार ने नरम लहजे में रज़ा और रोहान को कहते चेयर की तरफ इशारा करते कहा। इस वक्त रज़ा और रोहान का दिल किया ऑफिसर जब्बार का कत्ल करने, जो एक तो इनकी इतनी मिन्नतें करने पर भी ना छोड़ा और अब भाई के सामने बैठने की तरफ इशारा कर रहा था। नहीं, हम ठीक हैं, शुक्रिया। रोहान ने सुल्तान को इतने गुस्से में देख के अलग तर्क करते कहा। तो सुल्तान अपनी जगह से उठा। हम चलते हैं, उम्मीद है मेरे भाइयों का नाम अब कहीं नहीं आएगा पुलिस रिकॉर्ड में। सुल्तान ने चेयर से उठते हुए कहा। जी सर, आप फिक्र ही ना करें, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ऑफिसर ने अपनी जगह से उठते सुल्तान से हाथ मिलाते हुए कहा। तो सुल्तान रज़ा और रोहान को अपने पीछे आने का इशारा करते बाहर की जाना बढ़ गया। रज़ा और रोहान दिल में ऑफिसर को गालियाँ देते, खुद पर दुआएं पढ़ के फूंकते सुल्तान के पीछे बढ़े। बाहर आके सुल्तान ने कुछ भी बात की बिना दोनों को गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो दोनों शराफत से बैठ गए और सुल्तान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात के 10 बज चुके थे, अभी तक सुल्तान घर नहीं आया था। आयत को अकेले डर लगता था, इसलिए वो ऐना के कमरे में आ गए और इतने दिनों की इकट्ठी की हुई बातें करने लगी। ऐना, मुझे भूख लगी है, चलो नीचे चलते हैं। आयत ने ऐना को बेचारा सा मुँह बनाते कहा। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं खाने को कुछ लेके आती हूँ। ऐना आयत से कहती उठी। मैं भी चलती हूँ ना। आयत ने भी अपनी जगह से उठना चाहा। नहीं आयत, तुम नीचे मत आओ, पहले ही तुम कितनी दफ़ा सीढ़ियाँ उतर चुकी हो। ऐना ने उसे वापस पकड़ के बैठाते हुए कहा। चलो जी, पहले प्रोफेसर काम थे, जो अब तुम भी शुरू हो गई। आयत ने मुँह फुलाते कहा। ऐना मुस्कुरा दी। हाँ, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें तकलीफ़ में नहीं दे सकते। ऐना कहते हुए बाहर चली गई तो आयत भी सीधे होते लेट गई। ऐना नीचे आई तो किचन की जानिब आई। जब उसे याद आया कि कमरे में पानी भी नहीं था तो वापस जग लेने मुड़ी। ये किसी ज़ोरदार टक्कर हुई, इतनी सख्त तरह से टकराई कि आंखों के सामने तारे नजर आने लगे। शायान, जो सुल्तान को ऑफिस के कुछ ज़रूरी पेपर देने आया था, किचन की लाइट ऑन देके इस जानब बढ़ा कि किसी लड़की को देख के रोके जो खुद से ही कुछ बात कर रही थी। अभी वो कुछ कहता कि ऐना पीछे मुड़ी और सीधा इससे टकराई। ऐना अपना बैलेंस बरकरार न रख पाई और गिरने लगी कि शायान ने उसके गिर्द अपने बाजू का आसार बनाते उसे गिरने से बचाया। ऐना किसी नया महरम के इस कदर करीब होने पर कांपने लगी और खौफजदा सी अपनी स्याह आंखों से शायान की हल्की बुरी आंखों में देखने लगी। ऐना की आंखें आंसू से भर चुकी थी, पर इधर होश कैसे था? वो तो इस परी पैकर को देख के ही जैसे अपना आप भूल गया था। ऐना ने अपना आप इससे छुड़ाया और इससे कुछ फासले पर खड़ी हुई। शायान अब तक ऐना की गहरी सी मोटी आंखों के सैर में था। अभी कोई ऐसे पूछता कि क्या पहली नज़र में मोहब्बत होती है, तो वो चीख के सारी दुनिया से कहता हाँ, पहली नज़र में इश्क होता है। इस कदर जानलेवा होता है कि दिल करता है इस इंसान को दुनिया से छुपा ले। आप कौन? ऐना ने अकलाते हुए पूछा। ऐना की आवाज़ पर शायान होश की दुनिया में और सबसे पहले यही जाना कि ये परी पैकेट जितनी खूबसूरत है, उसकी आवाज़ भी इतनी हसीन है। वो अपनी सोच पर मुस्कुरा दिया और दूसरी तरफ मुँह करके बालों में हाथ फेरते हुए अपनी इन्हीं तेज़ धड़कनों को नॉर्मल किया और दोबारा ऐना की तरफ मोड़ा जो इसके बोलने का इंतजार कर रही थी। आप कौन लिटिल फेरी? शायान ने उसे प्यार से मुखातिब किया तो ऐना को लगा इसकी जान निकल जाएगी अगर वह इस इंसान की तपश देती नज़रों से दूर ना हुई तो। मैं सुल्तान भाई की बहन, ऐना ने हल्की सी आवाज़ में कहा। अगर शायान उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो ना होता कभी समझ ना आती, पर ऐना की बात पर हैरान। भाई की भी कोई बहन भी है तो फिर मेरी भी? अभी वो आगे सोचता फ़ौरन अपनी ही सोच पर लानत भेजी। अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं क्या सोच रहा था। ओके, मैं सुल्तान भाई का छोटा भाई हूँ। शायान ने उसे अपना तारुफ कराया। मुझे जाना है। ऐना को अब अपना यहाँ खड़ा होना मुश्किल लगा। जी जाएँ। शायान ने एक साइड पर होते हुए जाने का रास्ता दिया तो ऐना भागते हुए कमरे की जाना बढ़ी। शायान उसकी इतनी स्पीड देकर मुस्कुरा दी। क्या लड़की है, 2 मिनट में मेरे दिल की दुनिया हिला दी। शायान दिल पर हाथ रख के मुस्कुराते हुए बाद में इस लिटिल फेरी के बारे में सुल्तान से पूछने का इरादा करते अपने कमरे की जाना बढ़ा। ऐना भागती हुई कमरे में आई तो आयत सो चुकी थी, तो ऐना शुक्र अदा करती खुद को नॉर्मल करते अपनी जगह पर आके लेट गई और जल्दी से ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। सुल्तान रज़ा और रोहान को लेकर सीधा अपने पर्सनल फ्लैट में आया और इन्हें बाहर निकलने का इशारा किया तो दोनों एक दूसरे को देखते बाहर निकले। अब भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? रोहान ने अपने जहन में आता सवाल आखिरी पूछ ही लिया। सुल्तान ने इसकी तरफ देख के मुस्कुराया। तुम दोनों कब से इधर हो? थक गए होगे और भूख भी लगी होगी तो सोचा खाना खा लो।
फिर चलते हैं घर। पर भाई हम घर जाके खा लेते। रज़ा को सुल्तान से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए बोला आइयो जाग रही हुई तो तुम दोनों को ऐसे देख के परेशान रहेगी, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, तो आ जाओ। दोनों को सुल्तान नॉर्मल अंदाज में कहता आगे बढ़ गया। रोहान रज़ा की जानिब खिसका। रज़ा मुझे भाई के इरादे ठीक नहीं लग रहे। रोहान ने रोती शक्ल बना कहा मुझे भी पर क्या कर सकते हैं, इसलिए चलो। रज़ा रोहान का हाथ पकड़ते अंदर की जानिब बढ़ा। वो फ्लैट में दाखिल हुए तो सुल्तान खाना प्लेट में निकाल रहा था। बैठो मैं खाना लगाता। सुल्तान ने इन दोनों को बैठने का इशारा करते खाना ट्रे में रखने लगा। रज़ा मुझे कुछ और है, रोहान ने ऐसे मुंह बना के कहा जैसे अभी रो देगा। रज़ा ने उसकी तरफ देखा। ये बात वो सब कुछ करने से पहले सोचनी चाहिए थी। सुल्तान ने टेबल पर खाना लगाया। आ जाओ खाना खाओ। सुल्तान ने कहा तो मरते क्या न करते। दोनों टेबल तक गए और खाना प्लेट में निकालने लगे और सुल्तान सोफ़े पर बैठे मोबाइल यूज़ करने लगा। रोहान अभी पहले वाला खाता कि रज़ा की बात पर रुक गया। रोहान कहीं इसमें जहर तो नहीं। रज़ा की बात पर रोहान कभी रज़ा का मुंह देखता तो कभी निवाले को। रज़ा हंसी चल खा ले, अब भाई इतने भी जालिम नहीं। रज़ा ने कहते हुए खाना शुरू किया तो रोहान भी खाने लगा। इन दोनों को वाकई बहुत भूख लगी थी। खाना खाने के बाद दोनों सोफ़े पर बैठकर सुल्तान को देखने गए। ओह तुम लोगों ने खाना खा लिया, रुको मैं स्वीट डिश लाता हूँ। जी भाई ले आए, मेरा वाकई बहुत दिल कर रहा था। रोहान अब सुल्तान के अंदाज़ पर नॉर्मल हो गए थे, इसलिए आम से लहजे में बोला। रज़ा भी कुछ हद तक रिलैक्स हुआ। हाँ तुम रुको मैं अभी लेके आया। सुल्तान कहता किचन की जानिब बढ़ा। सुल्तान वापस आया तो रज़ा रोहान को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हुई। सुल्तान हाथ में 4 फुट का डंडा जिस पर ब्लैक कलर की टेप लगी थी पकड़े खड़ा था। रज़ा और रोहान उठे कि सुल्तान ने खींच के शीशे की टेबल पर डंडा मारा। शीशे की टेबल चिकना चूर हो गया। और अगर ज़िंदगी चाहते हो तो बैठ जाओ। सुल्तान चेहरे पर ख़तरनाक तासुर थे। रज़ा और रोहान फ़ौरन बैठ गए। उनका रंग सफ़ेद हुआ। उन्हें अपने सामने मौत दिखाई दे रही थी। सुल्तान भी उनके सामने सोफ़े पर टांग रख के बैठा, डंडा भी हाथ में था। आप बताओ क्या करने गए थे? सुल्तान ने अपनी सुर्ख आँखें इन दोनों पर गाड़ते हुए कहा। पर दोनों चुप बैठे थे। बताओ क्या करने गए थे? अब की बार सुल्तान ने गरजदार आवाज़ में कहा तो दोनों के पसीने छूट गए। और फिर तोते की तरह रोहान ने बता दिया। वह ऐसे पेपर लेने गया और फिर पुलिस आ गई। सुल्तान को बता के दोनों ने सर झुका लिए। तुम दोनों शाम टाइम खान विला से गए थे, जबकि ये सब आज हुआ, तो रात कहाँ रुके? सुल्तान के अगले सवाल पर दोनों के गले खुश्क हुए। भाई हॉस्टल। अभी रज़ा इतना बोला कि सुल्तान ने एक बार फिर डंडा ज़ोर से ज़मीन पर मारा कि एक दफ़ा तो दोनों अपनी जगह से उछले। मुझे सिर्फ सच सुनना है। सुल्तान फिर बोला भाई रोहान के दोस्त के घर। रज़ा ने हल्की सी आवाज़ में कहा दोस्त लड़की या लड़का? सुल्तान के अगले सवाल पर दोनों चुनके हम रास्ते में मार क्यों नहीं गए? रोहान ने दिल में सोचा अल्लाह करे ऑफिसर जब बात तेरी बीवी तुझे छोड़ कर चली जाए। रज़ा ने भी दिल में ऑफिसर को कोसा। मैंने कुछ पूछा है? सुल्तान ने दोबारा संजीदा लहजे में कहा लड़की। रोहान ने आखिरकार बोल ही दिया। और उसके बाद सुल्तान के फ्लैट से 20 मिनट रोहान और रज़ा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। सुल्तान ने दोनों को इतना मारा कि दोनों के जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द करने लगा। भाई प्लीज़ माफ़ कर दें, अब से कभी नहीं करेंगे। जी भाई आखिरी दफ़ा माफ़ कर दें। रोहान बोला तो रज़ा भी फ़ौरन बोला आज के बाद कुछ भी किया तो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जी भाई दोनों ने एक साथ कहा तो सुल्तान पीछे हटा। जाओ फ्रेश हो के आओ, फिर घर चलते हैं। सुल्तान के कहने पर दोनों तीर की तेज़ी से कमरे में गए और जाते ही बेड पर लेटे। रज़ा मेरे जिस्म से जान निकल रही है, रोहान ने दर्द से कराते हुए कहा। मुझे कौन सा मज़ा आ रहा है? रज़ा ने भी बुरा सा मुँह बनाते कहा। रोहान के होंठों और रज़ा की नाक से खून निकल आता। दोनों के हाथ पाँव पर सुर्ख लकीरें थी जो 1-2 दिन में नील की शक्ल इख्तियार कर जाती। हाय आज भाई ने हमें कब्र में पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी। चलो उठो ये शक्ल साफ़ करो, इससे पहले भाई और बिगाड़ दें। रज़ा ने कहा तो रोहान वाशरूम की जानिब बढ़ा। और फिर कुछ ही देर बाद दोनों खान मिलाते और दोनों आते साथ ही अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। अभी वो अपनी सूजी हुई शक्ल किसी को भी दिखाने के लायक नहीं थे। सुल्तान अपने कमरे में आया तो कमरा खाली देख के उसका मूड मज़ीद ख़राब हुआ। फिर ऐना के कमरे की तरफ बढ़ा। उसे पता था उसकी इनोसेंट बीवी इधर ही सो रही होगी। उसने ऐना कमरे के बाहर रुक कर दरवाज़ा नॉक किया। ऐना दरवाजे की आवाज़ सुन के फ़ौरन उठी और उसकी नींद बहुत कच्ची है, इसलिए जल्दी से उठी। सर पर स्कार्फ लेती दरवाज़ा खोला। सुल्तान को बाहर देख के हैरत हुई। भाई आप इस वक्त सॉरी गुड़िया इस वक्त डिसाइड किया। इट्स ओके भाई आपको कुछ काम था क्या? आयु यहाँ है? सुल्तान ने बेचैनी से पूछा। जी भाई वो बातें करती करती यहाँ ही सो गई। ऐना ने रस्ते से हटते आयत को देखते कहा तो सुल्तान ने आगे बढ़ के आयत को उठाया और बाहर की जाने पड़ा। ओके गुड़िया गुड नाइट, अब आराम से सो जाओ। सुल्तान ने ऐना से कहता अपने कमरे की तरफ चल दिया। ऐना का तो मुँह खुल गया सुल्तान की हरकत पर। फिर मुस्कुराते दरवाज़ा बंद करती दोबारा सो गई। सुल्तान ने कमरे के सामने रुक के पाँव से दरवाज़ा खोला और आयत को बेड पर लटाया और इस पर से चादर दुरुस्त करते अपने कपड़े लेते फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो आयत इस तरह सोई हुई थी। आयत को देख के उसके पूरे दिन की थकन उतरी। माई इनोसेंट वाइफ। सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते लाइट बंद करता अपनी जगह पर लेट गया और जल्द ही नींद की वादियों में चला गया। आज की सुबह आँख खुली तो खुद को अपने कमरे में देखे ना समझी से खुद को देखा। फिर सुल्तान पर नज़र पड़ी तो सारा मामला समझ गई और शर्माते हुए मुस्कुरा दी। और वो बेखुदी में से बस देखे जा रही थी। उसमें कुछ शक नहीं था, वो एक खूबसूरत मर्द था और आज के बकौल वो खूबसूरत शक्ल के साथ एक खूबसूरत सीरत का भी मालिक था। सुल्तान को देख के आयत को बेख्तियार खुद पर रश्क आया और उसने हाथ बढ़ा के सुल्तान के माथे से बाल हटाए। आप बहुत अच्छे हैं और सिर्फ मेरे हैं। आयत ने सुल्तान की बंद आँखों की पलकों को छूते हुए कहा। आयत को सुल्तान की ये घनी पलकें बहुत पसंद थी।
पर इसे वो सुल्तान की होश में होते हुए नहीं छू सकती थी, इसलिए उसके सोते हुए अपनी ख्वाहिश पूरी की। सुल्तान आयत के लफ्ज़ पर ही जाग गया था, पर आँखें बंद ही रखी, और आयत के अल्फाज ने सुल्तान को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वही इसके लिए टच्ची हो रही थी और उसने आँखें खोली तो नज़रें आयत से मिली, जो इस पर रुकी उसको देख रही थी। सुल्तान के जागने पर आयत की चीख निकली और मुँह पर हाथ रख के पीछे हुई। सुल्तान ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से ज़ब्त की। हाँ, आप जाग रहे थे? आयत ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी बीवी की बातें सुन रहा था। सुल्तान बालों में हाथ फेरते बैठ गया। आप बहुत बुरे हैं, ऐसे कौन करता है? मैं डर गई, आयत ने मुंह फुलाते हुए कहा। सुल्तान ने आयत का हाथ पकड़ा, पर मैंने तो सोचना था कि मैं अपनी बेगम को बहुत अच्छा लगता हूँ। सुल्तान ने मुस्कुराहट दबा के कहा। सुल्तान के कहने पर आयत गड़बड़ा गई और सुल्तान के कंधे पर थप्पड़ रसीद किया। आपने मेरी बातें सुनी? आज अब रोने वाली हो गई तो सुल्तान भी फ़ौरन सीधा हुआ। माई गॉड, इसमें रोने वाली क्या बात है? सुल्तान ने उसे करीब करते आयत की उंगलियों से खेलते कहा। आपको मेरी पर्सनल बातें नहीं सुननी चाहिए, आयत ने मुँह बना दे कहा। सुल्तान को उसका पर्सनल कहने पर हंसी आई, पर ज़ब्त कर गया। अब मज़ीद आयत को नाराज़ नहीं कर सकता था। ओके, अब नहीं सुनूंगा तुम्हारी पर्सनल बातें, सुल्तान ने पर्सनल पर जोर देते कहा। तो आयत ने घूरा। सॉरी बोले, आयत ने घूरते हुए कहा। सुल्तान ने उसकी तरफ देखते आईब्रो उचका के देखा। क्या करें? सॉरी, आपकी गलती थी, आयत ने उसे डबल घूरते कहा। वो अब सुल्तान से बिल्कुल भी नहीं घबराती थी, बल्कि अब वो हर बात पर ज़िद और लाड उठवाने की आदी हो गई थी, जो सुल्तान दिल जान से उठा रहा था। और सॉरी, सुल्तान ने गहरी नज़रों से देखते कहा। तो आयत घबरा गई। चलें छोड़े मेरा हाथ, मैंने यूनी के लिए तैयार होना है। आयत उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती बोली। ये तो मैंने सारी ज़िंदगी के लिए पकड़ा है। सुल्तान ने मोहब्बत भरे लहजे में बोला। अभी के लिए छोड़ देना, मैं लेट हो जाऊँगी। ओके, बट एक शर्त पे। सुल्तान के कहने पर आयत ने नासमझी से सुल्तान को देखा। क्या? आयत ने घूरते हुए पूछा। तुम्हें अपना यूनी में ख्याल रखना होगा, और कुछ भी हो मुझसे हर बात शेयर करनी है, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, ना किसी से डरना है। प्रॉमिस करो? सुल्तान ने हाथ दबा देगा। ओके प्रॉमिस, मैं ऐसे ही करूँगी। गुड गर्ल, चलो जाओ तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं, नीचे सब इंतज़ार कर रहे होंगे। सुल्तान ने हाथ छोड़ते कहा। तो आयत सर लाते फ्रेश होने चली गई। आयत थोड़ी देर तक बाहर आई तो सुल्तान भी फ्रेश होने चला गया। आज वो कुछ पहले की निस्बत पुरसकून था। वजह आयत का सारा दिन उसके सामने रहना था। और फिर दोनों तैयार होकर नीचे आए। सुल्तान ने आयत का हाथ थाम रखा था। सुल्तान इस वक्त ब्लैक पैंट शर्ट पहने हुए था, और आयत भी ब्लैक कमीज शलवार पहने हुई थी। सर पर अच्छे स्कार्फ ले रखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? सुल्तान और आयत ने बुलंद आवाज़ में कहा। तो शैयान ने जवाब देते खैरियत पूछी। अल्लाह का शुक्र है, तुम कब आए? सुल्तान ने आयत की चेयर पीछे करके उसे बैठने का इशारा करते पूछा। भाई मैं तो रात को आया था, आप थे नहीं, तो मैं रूम में चला गया हूँ। रोहान और रज़ा का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वहाँ गया था। सुल्तान की बात सुन के आयत और शैयान ने उसे फ़ौरन देखा। आपने बताया क्यों नहीं? कहाँ है भाई? आयत ने फ़ौरन फ़िक्रमंदी से पूछा। आयो बिल्कुल ठीक है, बस मामूली सी लगी थी, वो देखो आ गए। सुल्तान ने पीछे इशारा करते कहा, जहाँ रोहान और रज़ा आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आप ठीक हैं? आयत अपनी जगह से उठती उन्हें देखती पूछने लगी, जिनका मुँह सूजा हुआ था, बाजू वगैरह पर पट्टी बंदी हुई थी। जी आप ही, हम ठीक हैं, आप टेंशन ना लें। रज़ा ने आयत को इतना फ़िक्रमंद देख के रिलैक्स किया। कैसे ना लूँ टेंशन, देखो कितनी ज़्यादा लगी है। आयत रोहान को देख के रोने लगी, और रज़ा रोहान के तो हाथ पाँव फूले ना। अंदाज़ा था कि सुल्तान अगर किस चीज़ें इस दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो आयत के आंसू थे। आयत रोते देख के सुल्तान तड़प उठा। आयो माई गॉड, वो ठीक हैं, कुछ दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुल्तान ने रज़ा और रोहान को घूरते हुए कहा और आयत को चेयर पर बिठाया। पर भाई आप भी, हम ठीक हैं, डॉक्टर से भी चेक करवाया था। अब आप इस तरह रोएंगी तो हम फिर हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए चुप करें प्लीज़, रोहान ने समझाने वाले अंदाज में कहा। तो आयत फ़ौरन चुप हो गई। जैसे वाकई उसके रोने से वो बीमार हो सकते हैं। थैंक यू, अब नाश्ता करें। रज़ा ने प्लेट में खाना डाल के आयत के सामने रखते हुए कहा। ऐना नहीं आई। आयत को अब ऐना की याद आई तो शैयान भी पूरी तरह से आयत की जानब मुतवज्जह हुआ। इसे इतना तो इल्म हो गया था कि आयत काल वाली परी पैकर के बारे में ही पूछ रही है। वो कौन है? रोहान ने सुल्तान और आयत की तरफ देखते कहा। वो आयत अभी कुछ कहती कि सुल्तान बोल रहा, हाय तुम जाके ऐना को ले आओ, मैं बताता हूँ। जी। आयत सुल्तान से कहती ऐना कमरे की तरफ चल दी, और शैयान, रज़ा और रोहान तीनों सुल्तान की तरफ देखने गए। और फिर सुल्तान ने सब कुछ बताया कि वो आयत की यूनी दोस्त है, और फिर कैसे मिली और क्या हुआ। इसके बारे में जान को सबको अफसोस हुआ, और शैयान तो सोच के रह गया कि कितना कुछ इस परीस ने सहाया। अब से ऐना यहाँ ही रहेगी, तो आयत की तरह इसका ख्याल रखना भी तुम लोगों की जिम्मेदारी है। जी भाई, रोहान और रज़ा फ़ौरन बोले। वैसे भी अभी तक उनका कल वाला दर्द नहीं गया था। अब दोबारा कोई उल्टी बात करके खुद को कब्र में नहीं देखना चाहते थे। भाई आप अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं। शैयान रोहान और रज़ा को देखते मुस्कुराते हुए बोला। उसे देखते ही समझ आ गई थी कि इन दोनों की सुल्तान की हाथों ट्यूनिंग हुई है। रोहान और रज़ा ने मुँह बनाया शैयान की बात पर, और सुल्तान हंस दिया। तब भी आयत और ऐना आती हुई दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम। ऐना सबको सलाम करती आयत के साथ वाली चेयर पर बैठी। वालेकुम सलाम। आपको देख के तो एक ही बात मुँह से निकलती है, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। रोहान ने ऐना को देखते कहा तो सब मुस्कुरा दिया, और ऐना ने सर झुका लिया। मेरा नाम रोहान है और मैं सुल्तान भाई का छोटा भाई हूँ। वैसे तो हम हमसे छोटी हैं, बट आप ही की फ्रेंड हैं, तो हम आपको आप ही बोल सकते हैं। रोहान ने अपने बारे में बताते हुए कहा। तो ऐना ने सर उठाकर उसे देखा। जी आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अब आप आ गई हैं ना, तो हम चारों मिल के बहुत सारे मज़े करेंगे। रोहान ऐना को देखते गर्म चीज़ से बोला।
चारों, हैना ने सवालिया नज़र पूछा। ओहो, मतलब मैं, आप, आयत आपी और रज़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा। रोहान ने रज़ा के मुंह पर प्यार करते कहा तो रज़ा ने पीछे धक्का दिया। पीछे गधे, रज़ा मुंह साफ करता बोला और इन दोनों की हरकत पर सब खुल के हंसे। ओह माय गॉड, रज़ा भाई आपका फेस देखने वाला था। आयत पेट पर हाथ रखती हंसते हुए बोली। रज़ा ने मुंह बनाया। ओके ओके, अब बहुत हुई बातें, चलो सब नाश्ता करो। सुल्तान ने सबको कहा तो सब नाश्ता करने लगे। शयान तुम फाइल ले लो, लेके आओ। सुल्तान ने नाश्ता करके शयान से पूछा। जी भाई ले आया था। ओके, तो क्या तुम वापस जा रहे हो गाँव? नहीं भाई, इरादा था चला जाऊँगा पर अब नहीं जा रहा, कुछ दिन रुकूंगा। शयान ने ऐना को देखते सुल्तान को जवाब दिया। शयान का इस तरह अपनी तरफ देख के जवाब देना ऐना की धड़कनें बढ़ा गया। ओके, फिर नाश्ता करके सुल्तान आयत और ऐना को लेकर यूनिवर्सिटी चला गया। शयान और रज़ा ऑफिस चले गए और रोहान के, क्योंकि अभी पेपर में टाइम था इसलिए दोबारा रूम में जाके सो गया। पढ़ाई तो पेपर से एक रात पहले करता था ऐना, और आज यूँ ही आज तो सीधी क्लास में चली गई और सुल्तान का पहला लेक्चर फ्री था इसलिए अपने ऑफिस चला गया। ऐना मैंने आगे नहीं बैठना। ऐना पहले नंबर पर बैठने लगी तो आयत ने फ़ौरन कहा, आज शायद तुम भूल रही हो, प्रोफेसर ने तुम्हें आगे बैठने का बोला था। ऐना ने आयत को सुल्तान की बात याद करवाई जब उसने आयत को शुमाला की जगह बैठने कहा था। नहीं मुझे नहीं पता, तुम पीछे हो, आयत ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। ओके, ऐना ने हार मानते कहा और दोनों पीछे बैठ गए। तो कुछ देर बाद शुमाला आके पहले नंबर पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुल्तान ने क्लास में दाखिल होते सलाम किया। चेहरा हर किस्म के तासुरात से आ रही था पर आँखें अपनी आयु को ढूंढ रही थी जो आखिरी सीट पर ऐना की तरफ बैठी थी और सुल्तान के देखने पर बाहर देखने की। सुल्तान को बुरा लगा इस तरह आयत का इग्नोर करना, पर फिर क्लास की जाना मुतवज्जो हुआ। तो क्लास, आज मैं आपको कुछ ज़रूरी क्वेश्चन नोट करवाऊंगा और आप देख लें, कोई समझ ना आए तो पूछ लें। कल टेस्ट होगा, जिसका ठीक ना हुआ उसको 20 दफ़ा लिखना होगा वरना मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा और फिर समझाने लगा। आयत तो आँखें खोले उसे देखने लगी। ऐना इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं ये? आयत के कहने पर ऐना की हंसी छूटी। इस वक्त सुल्तान भाई तुम्हारे वो नहीं है बल्कि प्रोफेसर हैं। ऐना के कहने पर आयत ने मुँह फुलाया। मुझे कहीं कुछ नहीं आता है ना। आयत ने बेचारा सा मुँह बनाया। तो इसमें क्या बड़ी बात है, घर जाके समझ जाना। ऐना की बात पर आयत कोई जवाब देती कि सुल्तान की आवाज़ गूंजी। यू स्टैंड अप। सुल्तान ने दोनों की तरफ इशारा करते कहा तो वो दोनों खड़ी हो गए। आपको कुछ पूछना है? सुल्तान ने दोनों को देखते कहा। नहीं, आयत ने हौसला करते जवाब दिया। इस वक्त वो बिल्कुल पहले वाला खड़ूस सा प्रोफेसर लग रहा था। तो फिर आप दोनों एक दूसरे से ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं कि लेक्चर ख़त्म होने का इंतजार ना कर सकी? सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा। सॉरी प्रोफेसर। तो आयत ने नम आंखों से देखा और ऐना ने बात संभालते सॉरी कहा। बैठ जाएं, अब मुझे लेक्चर के दौरान आवाज़ ना आए। सुल्तान ने आयत को देखते कहा। उसे पता था अब अगर एक भी उसने बात की तो आयत रोने लगेगी, इसलिए बैठने का बोल के फिर से समझाने लगा। लेक्चर ऑफ होने पर सुल्तान एक नज़र आयत को देखता जो मुंह बनाए बैठी थी और फिर ऑफिस चला गया। सुल्तान के जाने के बाद आप काफ़ी देर मुंह बना के बैठी रही। अब तुम्हें क्या हुआ है? आयत को इस तरह मुंह बनाए बैठ के ऐना बोले बगैर ना रह सकी। प्रोफेसर ने सबके सामने डांटा और तुम अब भी पूछ रही हो क्या हुआ है? आयत ने मुँह फुलाते हुए कहा। तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो पहले भी हो चुकी है। ऐना ने नॉर्मल अंदाज में कहा जैसे कोई बड़ी बात नहीं। ऐना की बात पर आयत ने बुरा, तब तो हम इन्हें जानती नहीं थी ना, पर अब तो मेरे अभी आगे बोलती खुद ही बोलते बोलते चुप हो गई और ऐना को देखा जो कि पहले अपनी हंसी दबा रही थी पर अब आयत के रुकने पर ज़ोरदार कहकर लगाती हंसने लगी। क्या आयत, क्या लगते हैं तुम्हारे? ऐना ने हंसते हुए कहा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ऐना तुम कितनी बेशरम हो। आयत ने ऐना के कंधे पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। बेशरम? मैं बेशरम हूँ कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही शर्माती हो। तुम अभी तक भाई को प्रोफेसर कहती हो। यार वो तुम्हारे शौहर हैं, तुम नाम से बुलाया करो ना। नहीं तो ओ जी वो जी बोल लिया करो। ऐना ने फिर से शरारत से कहा। तुम बहुत ही बेशरम हो ऐना। आयत रोंसी होती कहने लगी। अच्छा आप नोने मत लग जाना, तुम जाके खुद पूछ लो भाई से कि क्यों डांटा अपनी बीवी को। ऐना ने शुरू से सीरियस पर आखिर में फिर से शरारत से कहा। दफ़ा हो जाओ ऐना, नहायत ही बदतमीज़ हो। आयत उसे उठते कहा और बुक उठाती बाहर की तरफ चल दिया। रही ये तो बताती जाओ अपने सैया जी के पास जा रही हो क्या? ऐना ने फिर से पीछे से फिर आवाज़ लगाई। नहीं जानना मैं। आयत हाथ से लानत का इशारा करते बाहर चली गई तो ऐना भी हंसते हुए अपनी बुक्स इकट्ठी करने लगी। आयत गुस्से से मुँह सुर्ख होते सुल्तान की ऑफिस आई और बगैर इजाज़त के दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। सुल्तान जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था इसको इस तरह गुस्से सुर्ख होते देख के हंसी दबाई और चेहरे पर संजीदा था। मिस आयत आप यहाँ क्या कर रही हैं और ये क्या तरीका बगैर इजाज़त से इस तरह आना? सुल्तान ने संजीदा लहजे में कहा। सुल्तान की बात पर तो आयत का मानो दिमाग घूम गया। एक्सक्यूज़ मी, पहली बात तो मैं मिस आयत नहीं बल्कि मिसेस सुल्तान खानज़ादा हूँ और दूसरी बात मुझे आपके ऑफिस में आने के लिए किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आपकी भी नहीं, समझे? आयत तेज़ी सुल्तान की चेयर के पास आके झुकते हुए एक लफ्ज़ चबा के बोली। गुस्से से मुँह और फुला लिया। सुल्तान तो आयत के अंदाज़ के सैर में ही झगड़ेगा। वो कितने हक़ से ये सब बातें कर रही थी। सुल्तान को खुद को हवाओं में महसूस कर रहा था। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आयत ने सुल्तान का बाजू पकड़ के लाया तो वो होश में आया। मैं सुन रहा हूँ। सुल्तान उसे कहता खड़ा हुआ। तो बेगम साहिबा कैसे आना हुआ अपने शौहर के ऑफिस में? सुल्तान ने आयत का हाथ पकड़ते उसे अपने साथ सोफे तक लाते हुए कहा। सुल्तान के अंदाज़ और अपने अल्फाज याद करके आयत को अब अंदाज़ा हुआ वो गुस्से में क्या बोल गई है। इसलिए फ़ौरन चेहरा झुका लिया। सुल्तान मुस्कुरा दिया। तो बेगम साहिबा आपने बताया नहीं क्या हुआ? आपके इस नामुराद शौहर से जो आते साथ ही गुस्सा करने लगी। सुल्तान ने आयत के
चिन के नीचे उंगली रखते उसका चेहरा ऊपर करते आंखों में देखते कहा, हाँ आपने सबके सामने डांटा। आयत ने नम आवाज़ में कहा। सुल्तान ने उसे घूरा, मेरा डांटना याद है, पर खुद जो मुझे देख के मुँह मोड़ लिया उसका क्या। सुल्तान की बात पर आयत को अपनी हरकत याद आई तो चेहरा झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी। बोला ना, अपनी बेरुखी के बारे में क्या ख्याल है। सुल्तान ने उसे बात करने पर उकसाया। मैं कंफ्यूज हो गई थी, पर आपने सबके सामने डांटा। आए सुल्तान की बात को हवा में उड़ाते फिर अपनी दुख सुनाया। सुल्तान ने बता दिया कि इसकी आय से इसका थोड़ा सा सख्त लहजे में बात करना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बेगम साहिबा ये तो बता दें, मेरे डांटने का दुख है या सबके सामने डांटने का दुख है। सुल्तान आयत को देखते हुए बोला, दोनों का। आप बताएं क्यों डांटा। आयत ने मुंह फुलाते जवाब दिया, क्योंकि मेरी बेगम साहिबा को अपना रिश्ता छुपाने का शौक़ चढ़ा हुआ है। अब उसे यूनियन मेरे साथ बाकी सब स्टूडेंट की तरफ ही रहना था, और जब मैंने उसकी बात मानी तो अब ये क्यूट सा मुँह फुलाए बैठी है। सुल्तान ने उसके गाल खींचते उसकी कल की बात याद करवाई थी। आयत ने सुल्तान की बात सुनकर उसे मशकूक नज़रों से देखा। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना, मैंने आपको किसी को भी बताने से मना किया था। आयत के पूछने पर सुल्तान ने सारा स्वाद में लाया। आप बहुत बुरे हैं। आयत ने कंधे पर थप्पड़ रसीद करते कहा, हाँ लेकिन मेरी आयु बहुत क्यूट है। सुल्तान ने हाथ पकड़ते कहा, जाए मैं नहीं बात कर रही। ओके मैं बातें कर लेता हूँ, तुम सुन लो। सुल्तान ने मुस्कुराहट दबा के बोला, मैंने नाराज़ हो जाना है। आयत ने रुआन से होते हुए कहा, इट्स ओके मैं राज़ी कर लूँगा। आयत ने चिढ़ के कहा। सुल्तान का कहकर पूरे कमरे में मुझे छोड़े, मुझे आप तंग कर रहे हैं। आयत ने हाथ पीछे करते कहा, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता माई गर्ल, और मैं तंग नहीं कर रहा था, सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं भला अपनी इनोसेंट गर्ल को नाराज़ कर सकता हूँ। सुल्तान ने गाल खींचते कहा। अभी सुल्तान का हाथ आयत के चेहरे पर ही था कि शुमाइला दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई, पर सुल्तान को आयत के नज़दीक इस तरह बैठे देख के आंखों में मिर्चें सी लगने लगी। आयत शुमाइला को देख के फ़ौरन सुल्तान का हाथ हटाते अपनी जगह से उठी। सुल्तान को आयत का इस तरह नागवार गुजरा पर खामोश रहा। मैं शुमाइला, ये क्या तरीका है किसी के ऑफिस में आने का। सुल्तान ने इंतहाई सार लहजे में कहा। तो शुमाइला जो आयत को घूर रही थी सुल्तान की जाना मुतवज्जो हुई। सॉरी सर, ये आपको प्रोफेसर एमन ने दिए हैं कुछ नोट। सुल्तान की तरफ बढ़ाते शुमाइला ने कहा। तो सुल्तान ने वो थाम लिए। अब आप जा सकती हैं, और आज के बाद इजाज़त के बगैर इस तरह आने से परहेज़ कीजिएगा। जी प्रोफेसर। शुमाइला सुल्तान को कहती आयत को कत्ल कर देने वाली नज़रों से देखती बाहर चली गई। शुमाइला के जाते ही सुल्तान नोट को टेबल पर रखता आयत की जानब आया, जो एक तरफ किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। आयत आज के बाद किसी वजह से मेरा हाथ छोड़ के मुझसे दूर हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुल्तान ने आयत के दोनों बाजू से पकड़ते सार लहजे में कहा। जी। आयत ने फ़ौरन हाँ की। उसे पहले ही अंदाज़ा हो गया था सुल्तान को इस तरह इसका दूर होना नागवार गुजरा था। गुड गर्ल। सुल्तान फ़ौरन नरम पड़ा। अब तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं है 1 घंटे तक, इसलिए यहाँ बैठो, मैं कुछ मंगवाता हूँ खाने के लिए। वो जल्दी से कहा कि मेडिसन खाओ। सुल्तान ने सोफ़े पर बिठाते कहा। तो मेडिसन की बात पर आयत ने बुरा सा मुँह बनाया। पर ऐना मेरा वेट कर रही होगी। आयत ने बहाना बनाया, नहीं मैंने मैसेज किया, वो अभी आती होगी। सुल्तान ने आयत के बहाने पर पानी फेरा। ओके वो कहती सोफ़े पर रिलैक्स होकर बैठी और मोबाइल यूज़ करने लगी, जो सुल्तान ने उसे शादी के कुछ दिन बाद ही लेके दिया था। सुल्तान फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा, पर बीच बीच में आयत पर भी नज़र मार लेता था। शुमाइला बाहर आई तो इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी आयत को जान से मार दे। ए आयत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अगर तुमने मेरे रास्ते में दीवार बनी तो। सुल्तान का अंदाज़ा सिर्फ मेरा है, सिर्फ शुमाइला मीर हसन हमदानी का। शुमाइला को सिर्फ कहती सारा के लाख रोकने पर भी उसकी एक न सुनती, अपना बैग उठाती बाहर की जानब चल दिया। अब इसका इरादा मीर हसन के ऑफिस जाके इससे 2 टोक बात करने का था। अस्सलाम वालेकुम अमना, आप ही कैसी हैं आप। मनाइल अमना के कमरे में दाखिल होती उससे खैरियत पूछने लगी। वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। अमना ने बेजारी से लहजे में कहा। मुझे आए हुए काफ़ी दिन हो गया, आप तो मिलने भी नहीं आई। मनाइल उसके लहजे का बुरा मनाए बगैर उसके पास बैठते हुए बोली, तुम कौन सा हज करके आई हो जो तुमसे मिलने आती। अमना ने मोबाइल यूज़ करते जवाब दिया। मनाइल भी अमना की बात पर बेशर्मों की तरह हंसती। आप बिना बहुत फ़नी है। अच्छा मैं चलती हूँ, मनाइल ने उठते हुए कहा। हम दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दरवाज़ा अच्छे से बंद करना। अमना ने बजाय रोकने के उसे साफ जाने का इशारा दिया कि वो बात नहीं करना चाहती इसलिए जाए। मनाइल भी जी कहती दरवाज़ा बंद करती बाहर आ गया। बड़ी यही एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे मुल्क की वज़ीर आज़म गाँव की होने वाली सरदारनी ना होती तो मैं भी मुँह ना लगाती। मनाइल बाहर आते साथ दिल में ही अमना को कोसती अपने कमरे की जानब चल दी। वो दोनों शुरू से एक जैसी थी। अमना को शुरू से गाँव की सरदारनी बनने का लालच था। उसे कोई सुल्तान से मोहब्बत नहीं थी, पर इतने अरसे बाद सुल्तान को देखे उसके दिल के जज्बात बदले थे। पर सुल्तान का उसे रिजेक्ट करना जल्दी पर तेल का काम कर गया। अब इस गाँव की सरदारनी बनने के साथ साथ सुल्तान को पाने का जुनून भी उसके सर पर सवार था। और मनाइल को हर उस इंसान से प्यार हो सकता था जिसका हाई बैंक बैलेंस हो। पर कुछ अर्सा पहले रज़ा के जाने के बाद जब कुछ दिन हाथ हवेली रह के गया था तो वह इसे सच में चाहने लगी थी, और इसको पाने के लिए उसे अमना की ज़रूरत पड़ सकती थी। इसलिए वो अमना के साथ बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहती थी। अगर वो सादा अल्फाज में काटे तो दोनों ही बेइंतहा मतलब परस्त थी, जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे इसके बाद कोई मरे या जिए। और दोनों की एक दूसरे के सिवा किसी के साथ नहीं लगती थी, एक दूसरे के साथ भी सिर्फ तब जब कोई मतलब हो। सुल्तान यूनी से फारिग होकर आयत और रैना को घर छोड़ते खुद ऑफिस चला गया, और आयत को मेडिसन की वजह से काफ़ी नींद आई हुई थी, इसलिए वो अपने रूम में सोने चले गए।
और ऐना रोहान के साथ बैठ के बातें करने लगी। रोहान, तुम्हारे मुंह से लगता नहीं है कि ये चोट तुम्हारी गाड़ी के टकराने से लगी है। ऐना रोहान को गौर से देखते कहने लगी। रोहान पहले तो फ़ौरन गड़बड़ा गया, फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, और कैसे लगनी थी, आप ही एक्सीडेंट ही हुआ था। ऐना ने उसके गड़बड़ाने पर मशकूक नज़रों से देखा। चलो अब ज़्यादा बनो नहीं, सच बताओ क्या हुआ है। ऐना शयान को छोड़ के बाकी सब के साथ काफ़ी हद तक फ्री हो गई थी, इसलिए वो अब बगैर किसी कन्फ्यूज़ हुए बात कर लेती थी। वो शुरू से ही एक बादल लड़की थी, बस हालात की वजह से वो कुछ हद तक खामोश हो गई थी। आप ही यार, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। रोहान ने फिर टाला। बच्चों, मैं उड़ती चाहिए कि पार गिन लेती हूँ, तुम क्या चीज़ हो। चलो शाबाश। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारा मुंह इतना सूजा हुआ है। ऐना ने दांत निकालते कहा। आप मुझ पर हंस रही हैं। रोहान ने मुंह खुलाते कहा। अब ऐसी शक्ल लेके घूमोगे तो हंसी ही निकलेगी ना, ऐना ने क्या लगाते हुए कहा। तभी रज़ा और शायान हाल में दाखिल हुए। वो भी ऑफिस से आए थे और ऐना की आखिरी बात पर वो भी क्या लगाते हुए सोफे पर आके बैठे। तो ऐना शयान को देख के फ़ौरन सीधी हुआ। अस्सलाम वालेकुम आपी। रज़ा सलाम करता ऐना के सामने शयान के साथ बैठा। वालेकुम सलाम। पानी लाऊं? ऐना ने उठते हुए कहा। नहीं आपी, आप बैठे, हम पी के आए हैं। ऐना रज़ा के बोलने पर वापस बैठ गई। आपी, आप क्या पूछ रही थी रोहान से? रज़ा ने फिर से जानबूझ के ऐना को याद लाया, क्योंकि ज़्यादा मार रोहान को ही पड़ी थी, जिसकी वजह से रोहान का चेहरा रज़ा से ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। हाँ, मैं रोहान से इसके सूजे मुँह की असल वजह जानना चाह रही थी। ऐना ने एक दफ़ा फिर रोहान की तरफ देखते कहा। आपी यार, ऐसा ओके मत बताओ, जा रही हूँ मैं। ऐना रोहान की बात काटती मुँह बनाते उठी। उफ़ आपी, आप लड़कियाँ कितनी जल्दी नाराज़ होती हैं, बैठे यहाँ, मैं बताता हूँ। रोहान ऐना का बाजू पकड़ते वापस बिठाते बोला। हाँ, तो तुम लड़के सीधे तरीके से मानते ही नहीं हो, तो इसलिए मजबूरन हमें ये तरीका अपनाना पड़ता है। शयान मुसलसल ऐना को ही देखे जा रहा था, जो क्यूट चेहरे के एक्सप्रेशन बनाती उसके दिल में उतर रही थी। अब बोलो। ऐना के कहने पर रोहान ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान सुना दी, और ऐना सुन बैठी रही। सीढ़ियों से नीचे आती आयत का भी यही हाल था, और साथ रोए भी जा रही थी। रज़ा ने आयत को वहाँ खड़े देखा तो जल्दी से उठा और इस्तकाया। आप ठीक हैं? ऐसे क्यों खड़ी हैं और रो क्यों रही हैं? रोहान और शयान भी इस्तकाए। भाभी क्या हुआ है, आपकी तबीयत ठीक है? शयान के कहते ही आयत तो रोहान और रज़ा के ज़ख्म देखती बुलंद आवाज़ रोने लगी। इन तीनों को तो हाथ मुँह फूल गए आयत को हिचकियों से रोते देखे। अलबत्ता ऐना एक इंच भी अपनी जगह से ना हिली। सुल्तान हाल में दाखिल हुआ तो आयत को इस तरह रोते देख के घबरा गया और भागते हुए आयत तक पहुंचा। सुल्तान को देख के तो रज़ा और रोहान को अपनी किस्मत पर रोना आया, क्योंकि सुल्तान ने सख्ती से मना किया था कि आयत को बताने से। यू माई गर्ल, क्या हुआ? सुल्तान आयत तक आता आंसू साफ करते पूछने लगा। आयत ने नाराज़ नज़रों से उसे देखा, आंखें हल्की हल्की सुर्ख हो रही थी। आपने भाइयों को मारा, वो भी इतना सख्त? आयत बोल के फिर से रोने लगी, और सुल्तान ने सुर्ख आंखों से रज़ा और रोहान को देखा, जो बेचारे अपनी किस्मत को रो रहे थे। अभी इधर देखो, इन्होंने बहुत गलत हरकत की थी, इसलिए मैंने सज़ा दी। इस तरह रोना बंद करो, वरना मैं इनकी हड्डियाँ तोड़ने में अभी भी वक्त नहीं लगाऊंगा। सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा तो आयत फ़ौरन चुप हुई। कहीं वाकई सुल्तान फिर से मारना न शुरू कर दे। गुड गर्ल, इधर आओ, यहाँ बैठो और पानी पियो। सुल्तान ने पकड़ के सोफे पर बिठाते पानी देते कहा। आयत ने पानी पिया तो आपकी बार साहब का ध्यान ऐना की तरफ गया, जो अभी तक वैसे ही बैठी थी, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। अब की बार तो शयान के माथे पर बाल आए। ऐना बच्चे, क्या हुआ है? सुल्तान एक नज़र रोहान और रज़ा को देखता इसकी तरफ बढ़ा, और इसके बाद जो हुआ सबके तो मुँह ही खोल गया। ऐना पागलों की तरह कह के लगाती हंसने लगी। हाँ ओ माय गॉड, तुम दोनों। ऐना हंसते हुए कुछ बोलने लगे, फिर हंसने लगे और हंसते हंसते नीचे बैठ गई। खान विला में इस वक्त सिर्फ ऐना की हंसने की आवाज़ आ रही थी। सब तो मुँह खोले ऐना को देखने लगे। आयत की तो मुँह के साथ आंखें भी खिल गई ऐना को इस तरह देख के। ऐना तुम ठीक हो? आयत ने कुछ देर बाद पूछा। वो अभी भी हंसे जा रही थी। हाँ आयो, मैं ठीक हूँ, पर उन्होंने स्वीट डिश खाई, ऐना बोलते हुए फिर हंसने लगी। पर इस दफ़ा शयान, सुल्तान और ऐना भी साथ मुस्करा पड़े। रज़ा और रोहान को तो की शक्लें रोने वाली हो गई। इतना ज़्यादा मजाक उनका आज तक नहीं बना था। अभी आप भी? रज़ा ने आयत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, अब इतने स्वीट गुलाब जामुन देख के किसी को भी हंसी आ सकती है। आयत की बजाय ऐना उनके चेहरे पर मौजूद निशान की तरफ इशारा करते हुए बोली। रोहान और रज़ा का दिल कर रहा था कहीं डूब मरे। दोनों ही पाँव पटकते अपने अपने कमरे में चले गए, और फिर कुछ देर बाद ऐना की हंसी को ब्रेक लगी। इतना हंसने से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। यह मंजर शयान के लिए इंतहाई दिलकश था। खाना खाया आयो? सुल्ताना की बार आयत की जानिब मुतवज्जो हुआ। जी खा लिया था, आपके लिए लाऊं? आयत ने बताते हुए पूछा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी, कुछ ऑफिस का काम रहता है, मैं वो करूँगा। सुल्तान कहते उठा, पर ऐना की आवाज़ पर कदम रोके। भाई मैंने कुछ बुक्स लेनी है, मार्केट जाना है, तो क्या मैं जाऊँ? ऐना का इस तरह इजाज़त लेना सुल्तान के साथ साथ शयान को भी बेहद अच्छा लगा कि वो एक खुद सा लड़की नहीं थी। आप चली जाओ, पर अभी रात हो गई है तो अकेले जाना ठीक नहीं है, इसलिए शयान को साथ ले जाओ। सुल्तान की बात पर तो शयान की दिल की मुराद पूरी हो गई। जी भाई, मुझे भी कुछ काम था तो मैं चला जाता हूँ। शयान ऐना के बोलने से पहले बोर्ड पड़ा, कहीं वो मना न कर दे। ये बेहतर है। सुल्तान कहता आयत का हाथ पकड़ते अपने कमरे की तरफ चला गया। चलें? शयान ने सुल्तान की जानिब पर ऐना को कहा। जी मैं चादर लेके आई। ऐना इस तरह आवाज़ में बोलती अपने कमरे की तरफ गई। शयान के सामने ऐना की बोलती बंद हो जाती थी।
ऐसा ऐना को लगता था। फिर शायान के सामने इसकी आवाज़ इसका साथ छोड़ देती है। ऐना के जाने के बाद शायान मुस्कुराते हुए गाड़ी की जाना पड़ा। मीर हसन अपने ऑफिस बैठा कुछ काम कर रहा था जब शुमाइला तूफान बनी अंदर दाखिल हुई, जबकि मीर हसन के माथे पर बाल आई। शुमाइला, बेटा ये क्या तरीका आने का? मीर हसन ने सख्त लहजे में कहा, प्लीज़ डैडी, मुझे मैनर सिखाने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको प्रोफेसर का बोला था, मुझे जवाब चाहिए इस बारे में। शुमाइला की बात सुनकर मीर हसन ने खुद को नॉर्मल किया। वो शुरू से ही ऐसी थी, किसी की ना सुनने वाली। दिल किया तो आराम से बोल लेती, वरना नहीं। बेटा, मैंने अमजद को बोला था पता करवाने का। अब इस तरह के मामला इतनी जल्दी हल तो नहीं होना होते। डर, मुझे नहीं पता, मैं अपना इतना वेट नहीं कर सकती। आप अभी अमजद से पूछें। शुमाइला ने बुलंद आवाज़ से कहा। वो किस कदर बेचैन हो रही थी, उसकी हालत देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ओके बेटा, मैं अभी पूछता हूँ, आप रिलैक्स रहो। मीर हसन शुमाइला से कहता फ़ोन उठाते अमजद को ऑफिस रूम में आने का। कुछ देर बाद अमजद इन दोनों के सामने था। जी सर, आपने बुलाया? हाँ अमजद, तुमसे मैंने वो प्रोफेसर का पता लगवाने को कहा था। मीर हसन की बात सुन के अमजद फ़ौरन से हुआ। जी सर, मैंने पता करवा लिया। पर अमजद इतना कह के सर झुका गया। उसे पता था अगला झटका मीर हसन के लिए बड़ा है। पर क्या? अमजद, हमें साफ साफ बताओ। इस बार शुमाइला बोली। सर, उनका नाम प्रोफेसर सुल्तान है। अमजद ने जिस अंदाज में बताया, मीर हसन को लम्हा लगा था बात समझने में। पर शुमाइला के माथे पर बाल आई। ये क्या तमाशा अमजद, तुमने इतने दिन में बस उसका नाम पता करवाया जो मुझे पहले पता है। शुमाइला ने चीखते हुए कहा। शुमाइला, तुम इधर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अमजद, तुम जाओ। मीर हसन शुमाइला को बैठने कहता खुद भी अपनी चेयर से उठता सोफे तक आया। मैं यहाँ बैठने नहीं आई और इसको जाने का क्यों बोला? तुम बैठो तो सही बेटा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ओके फाइन, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? जिस लड़के का तुम कह रही हो वो कुछ दिन पहले शादी कर चुका है। व्हाट डैड, आप पागल तो नहीं हुए? ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ मेरा है। सुना आपने? सिर्फ मेरा। शुमाइला मीर हसन की बात सुनते ही अपनी जगह से उठती पागलों की तरह चिल्लाने लगी। टेबल पर हाथ मार के सारी चीज़ें भी नीचे गिरा चुकी थी। शुमाइला, बेटा ये क्या पागलपन है, संभालो खुद को। मीर हसन ने पकड़ के उसे बैठाते हुए कहा। हाँ हो गई हूँ मैं पागल, पर उसे किसी और का नहीं होने दूँगी। सुना आपने? वो वही आए तो उसकी बीवी है, देख के आई हूँ मैं उसे। जान से मार दूँगी उसे। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे सुल्तान को छीनने की। मैंने कहा था इससे बात करें, अगर आप देर ना करते तो वो आज मेरा होता। बेटा, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो कोई भी हो, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ शुमाइला मीर हसन का। सुना आपने? मैं उसकी बीवी को मार दूँगी, फिर तो मेरा हो जाएगा ना। हाँ ये ठीक है, मैं इसकी बीवी को मार के उसे अपना बना लूँगी। वो खुद से कहती हुई ठीक है। मीर हसन ने ज़बरदस्ती वापस उठाया। शुमाइला, बेटा रिलैक्स, क्या हो गया? हम कुछ सोचते हैं, तुम पानी पियो। मीर हसन ने उसे पानी पिलाते कहा तो वो बैठ गई। पर दिमाग में मुसलसल एक जंग जारी थी। तुम्हें याद है हमारी एक फैक्ट्री में आग लगी थी? मीर हसन कुछ सोचते हुए बोला। शुमाइला ने मीर हसन को देखा। याद है, पर इस बात का अभी से क्या तलक? शुमाइला ने बेजार लहजे में कहा। वहाँ आग सुल्तान खानज़ादा ने ही लगाई थी, वो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। वाट, आप पागल तो नहीं हो गए? ये क्या बोले जा रहे हैं? शुमाइला ने झटके से उठ के कहा। फिर मीर हसन ने उसे सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक बता दिया। और अब वो मुझे हर हाल में बर्बाद कर देना चाहता है। शुमाइला के लिए ये बात बहुत हैरानकुन थी। काफ़ी देर से यही बगैर बैठ गई। फिर कुछ सोचते मुस्कुराई, शैतानी मुस्कुराहट। मेरे पास एक हाल है। शुमाइला ने मीर हसन को देखते हुए कहा। मीर हसन ने फ़ौरन से देखा। क्या हाल है तुम्हारे पास? अगर उसकी बीवी को मैं रास्ते से हटा दूँ तो मैं उसे हासिल कर लूँगी, और अगर मैं उसे हासिल कर लिया तो उसका सब कुछ मेरा। फिर आपको डील भी मिल जाएगी और इस तरह आपका बिजनेस भी सेफ रहेगा और मैं इसे हासिल कर लूँगी। शुमाइला अपना प्लान बनाते हुए शैतानों की तरह हंसने लगी। मीर हसन भी काफ़ी मुतासर हुआ। प्लान तो तुम्हारा अच्छा है, पर इसकी बीवी को मारना इतना आसान बात नहीं है। मीर हसन ने आखिरी डर बयान किया। हो आप फ़िक्र ही ना करें, उसकी बीवी बहुत मासूम है, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय, बात बात पर रोने लगती है। उसे रास्ते से हटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पर। मीर हसन को ये आइडिया ज़बरदस्त लगा था। थैंक्स। ओके, मैं चलती हूँ, जल्दी खुशखबरी सुनाऊँगी आपको। शुमाइला बाय बोलती बैग उठाती बाय चली गई। हाँ हाँ, सुल्तान खानज़ादा अब आएगा मज़ा। मीर हसन शैतानी के अक्ल लगाता फिर से काम करने लगा। सुल्तान रूम में आया तो कपड़े लेके फ्रेश होने चला गया और आयत अपनी किताबें बेड पर फैलाती देखने लगी। सुल्तान बाहर निकला तो आयत को इस तरह बैठे देख कर मुस्कुराया। फिर साइड से लैपटॉप उठाता बेड की एक साइड पर बैठ के काम करने लगा। कुछ देर बाद आयत ने चोर नजर सुल्तान को देखा जो मुसलसल काम कर रहा था। प्रोफेसर आखिरकार आयत ने उसे मुखातब कर लिया। यस माई गर्ल। सुल्तान एक नज़र उसे देखते जवाब दिया, फिर से काम करने लगा। आपको पता है जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं वो जुम्मे को टेस्ट नहीं लेते। आयत की बात पर सुल्तान ने उसे नासमझी से देखा कि इस वक्त ये बात कहाँ से आ गई, पर समझ आने पर भूला। बट मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, सुल्तान कहता फिर से काम करने लगा। पर आपको कोशिश करनी चाहिए, आयत ने मासूमियत से कहा। सुल्तान ने अपनी मुस्कुराहट पाई। मैंने की थी कोशिश, पर नहीं बन पाया अच्छा प्रोफेसर, इसलिए तो अब रोज़ टेस्ट लिया करूँगा। क्या? सुल्तान की बात सुन के आयत को झटका लगा। एक दफ़ा तो सुल्तान भी घबरा गया जो बेड पर खड़ी उसे देख रही थी। आयो, ये क्या है यार, आप रोज़ टेस्ट नहीं लेंगे? आज सुल्तान की बात को इग्नोर करती अपनी बात बोली। सुल्तान ने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और आयत का हाथ पकड़ के साथ बैठाया। और मैं क्यों नहीं लूँगा टेस्ट? सुल्तान ने आईब्रो उचकाया। बस मैंने बोल दिया इसलिए, आयत ने मुंह फुलाते हुए कहा। पर मैं आपकी बात क्यों मानूं? सुल्तान ने आयत को देखते पूछा। क्योंकि मुझे मैथ नहीं आती। आयत ने रवाना होते हुए कहा। तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी आयु को सब कुछ समझाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं आती समझ, मैंने नहीं देना टेस्ट। आयत ने लाड से कहा। आयु
गलत बात है यार, मैं समझाऊंगा तो समझ आएगी ना। प्रॉमिस। नहीं आती यूनी में भी तो आप ही समझाते हैं। सुल्तान ने आँखें छोटी करके उसे देखा जो बस अपनी बात मनवाने की जिद लगाए बैठी थी। मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा तो आ जाएगी समझ। सुल्तान ने आँख के गाल चलाते नरम लहजे में बोला, नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं समझ रही। अब ज़बरदस्त नहीं लेंगे बस। आयत ने इंतहाई ज़िद्दी लहजे में कहा, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? सुल्तान ने उसे देखते कहा तो आयत सीधी हुई, क्योंकि मैं प्रोफेसर की बीवी हूँ और जैसे मैं बोलूँगी वैसा ही होगा, बस बात ख़त्म। आयत ने कहा ते खुद ही बात ख़त्म की, और ऐसे करते हुए सुल्तान की दिल की दुनिया पल में हिला गई। सुल्तान मुस्कुरा दिया, ओके माय गर्ल, पर सिर्फ कल के लिए। सुल्तान ने उसकी बात मानते हुए आखिर में आइंदा के लिए भी खबरदार किया, ओके प्रॉमिस। आयत ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब मैं काम कर लूँ, कुछ देर तुम सो जाओ। सुल्तान ने उसके बालों में उंगलियां चलाते कहा तो वो जल्दी ही सो गया और सुल्तान फिर से अपना काम करने लगा। इस वक्त सब खान हवेली में सब मत दादाजी के कमरे में बैठे कुछ गांव के मामला डिस्कस कर रहे थे जब अमना अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। अमना सबको सलाम करती किसी की परवाह किए बगैर दादाजी के साथ बैठ गई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरी बच्ची का? दादाजी ने उसे साथ लगाते सर पर प्यार करते लाड से कहा, जी दादाजी मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अमना ने सब की तरफ देखते कहा, हम ठीक है, तुम सब जाओ, बाकी का हिसाब कल देखेंगे। दादाजी ने अपने तीनों बेटों वहाद साहब, मुराद साहब और फराज साहब को देखते कहा तो वो सर लाते उठ के मर्दान खाने से चले गए। हाँ जी, तो बोलें आप क्या बात करनी है मेरी बच्ची ने? अब के बाद दादाजी अमना की जानब मुतवज्जो हो गया। दादाजी आपने बोला था आप कुछ दिन तक सुल्तान को वापस ले आएंगे, पर अब तो इतने दिन गुजर गए, आपने कुछ नहीं किया और अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। अमना ने ज़िद्दी लहजे में कहा, बेटा ऐसे मामलात में देर तो हो ही जाती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा, मैं कुछ दिन तक वक्त निकाल के शहर जाऊँगा। दादाजी ने समझाते हुए कहा, और ओ प्लीज़ दादाजी, आपके कुछ दिन के चक्कर में अगर सुल्तान किसी सड़क छाप लड़की को उठा के ले आया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए या तो आप कल ही जाएँ और उसे लेके आएँ या मुझे शहर भेज दें। हमना ने बेजार लहजे में बदतमीज़ी से कहा, पर दादाजी को कौन सा फ़र्क पड़ता था, उनको दो आदत थी अपनी नवासी की बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करनी। क्या चाचा मेरा बच्चा, आप फिर और ना गुस्सा ना करो, मैं कल ही जाऊँगा। दादाजी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, और अमना का चेहरा देखने लायक था। थैंक्स दादाजी, आप वादा करें ऐसे ज़रूर वापस लेके आएंगे और मेरी शादी करवाएंगे। हमने बोला था इस गांव की सरदारनी मैं ही हूँ और कोई नहीं। अमना ने दादाजी के आगे हाथ फैलाते हुए कहा, बात करते हुए एक जनूनी लड़की लग रही थी। दादाजी इसकी बात पर मुस्कुरा दिया, मेरे बच्चे मैं इसे लेके ही आऊँगा और तुम इस गेहूँ की सरदारनी हो। ओके थैंक यू दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं। अमना ने दादाजी का हाथ पकड़ते कहा तो दादाजी अपनी नवाजी को इतना कुछ दे के निहाल ही हो गए। जीती रहो मेरी बच्ची, दादाजी ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। दादाजी अब मैं चलती हूँ। अमना कहती बगैर दादाजी की सुने बाहर चली गई, पीछे दादाजी को बहुत गहरी सोच में छोड़ गई। एक तरफ अमना की जिद, दूसरी तरफ सुल्तान का 30 साल होते ही सरदार बनना, जो कि अब उसे एक हफ्ते तक 30 साल का हो जाना था, तो उसे बाकायदा रस्म अदा करके गाँव के सरदार के अहदे पर फाइज किया जाना था, जिसके लिए उसका यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। और सब जानते थे वो अपनी बातों का कितना पक्का है, इसलिए दादाजी के लिए उसे वापस लाना एक मुश्किल काम था। अमना के साथ शादी के लिए मनाना और वापस हवेली लाना। गाँव के लोग भी बहुत बेसब्री से सुल्तान खानदादा का इंतज़ार कर रहे थे। वो बहुत ही कम गाँव आता था, पर जब भी आता वो गाँव के लोगों की बहुत मदद करता था। वो हमेशा ही छोटे तबके के लोगों के साथ नायत नरम लहजे में पेश आता था, और अगर किसी के पास नौकरी नहीं होती वो इसे अपने ऑफिस में जॉब तक देता था, जिसकी वजह से गाँव वालों का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। अगर सादे लोग अल्फाज में काटे तो वो गाँव वालों का लाडला था। हर एक के मुँह से उसके लिए दुआ निकलती थी। दादाजी ने आपसे और लिया कि वो सुल्तान को हर हाल में हवेली वापस ले के ही आएंगे, फिर बाद में अमना के लिए भी इसे राज़ी कर लेंगे। कुछ देर सोचने के बाद इस फैसले पर पहुंचे वो कुछ पुरसकून हुए और फिर आराम करने की गर्ज से लेट गए। सुल्तान चूँकि रात को काम की वजह से लेट सोया था, इसलिए अब आयत मुसलसल उसे उठाने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसके बगैर नीचे जाती तो इसे बुरा लगता। प्रोफेसर प्लीज़ उठ जाए, मैं बोर हो रही हूँ। आयत उसे बाजू से पकड़ते हिलाते हुए बोली, पर सुल्तान करवट लेता तो उस तरह मुँह करके फिर से सो गया। आयत का तो मुँह ही बन गया सुल्तान की सरकत पर, जो कब से जगाने की कोशिश कर रही थी, पर उठ नहीं गए। उसे देख के इग्नोर करके सो गया। आयत रोआंसी होती सोफे पर जाके बैठ गई। पानी बैल सुल्तान की आंख किसी के रोने की आवाज़ से खुली। जब नज़र आयत पर पड़ी तो इसे हिचकी लेते रोते देखे झटके सुटा। आयु क्या हुआ माई गर्ल? आयत सुल्तान आयत तक पहुँचता उसके सामने घुटनों के बल बैठ के हाथ पकड़ते बोला, जो उसे देख के और रोने लगी। वाई आर यू क्राइंग आयु बेबी? सुल्तान आयत की आंसू और उंगलियों के पूरन साफ करते बोला, हाँ आपने मुझे इग्नोर किया। आयत सू करती बोली, नो माई गर्ल, मैं लेट सोया था इसलिए नहीं उठा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी आयु को इग्नोर करूँगा। सुल्तान को अंदाज़ा हो गया था इसके ना उठने की वजह से उसकी इनोसेंट वाइफ हार्ट हो गई है, बट मैंने इतनी दफ़ा उठाया, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आयत ने फिर से रोते हुए कहा, अच्छा प्रॉमिस, अब बिल्कुल इग्नोर नहीं करूँगा, जो कि मैंने पहले भी नहीं किया, और बात भी सारी मानूंगा। आप जल्दी से रोना बंद करो, ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सुल्तान को वाकई आयत का सुबह सुबह रोना अच्छा नहीं लग रहा था। सुल्तान ने फिर से आंसू साफ करते प्यार से कहा तो आयत मुस्कुरा दी, हो कि अब आप फ्रेश हो जाएं, फिर नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। आयत ने चुप करते हुए कहा तो सुल्तान के दिल को कुछ सुकून मिला। ओके माई गर्ल, मैं अभी आया, रेडी हो गया। सुल्तान आयत के गाल खींचता फ्रेश होने चला गया। 5 मिनट बाद सुल्तान बाल तौलिए से रगड़ता बाहर निकला। उसने आज भी आयत के साथ का सेम वाइट कलर पहना था, लेकिन चूँकि आज जुम्मा था इसलिए आज वो शलवार कमीज़ में था और बाकी दिनों से कहीं ज़्यादा हैंडसम लग रहा था।
माशाल्लाह। आयत ने सुल्तान को देखते बेखुदी में कहा। वो होश में कब थी, वो मुसलसल सुल्तान को ही देखे जा रही थी। आयत के बोलने पर सुल्तान के बाल बनाते हाथ रुके। उसके हैरत से पीछे मुड़ के देखा तो आयत को इस तरह खुद को देखते बाकी लब मुस्कुराहट है। जब आयत कुछ देर बाद भी ना हिली तो सुल्तान ने गला खनकारा। आयत फ़ौरन होश में आई, अपनी हालत पर शर्म से इधर उधर देखने लगी। बेगम आप कहीं हूँ, आप इस तरह देख के नज़र तो ना लगाएं। सुल्तान ने पास आते शरारत से कहा। मैंने माशाल्लाह बोला था। आयत ने मुँह फुलाते हुए कहा। थैंक यू माई इनोसेंट वाइफ, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट माशाल्लाह। सुल्तान के अंदाज पर आयत शर्मा दी। नीचे चलें, आयत ने चेहरा झुकाया। कहा तो सुल्तान भी मुस्कुरा दिया। ओके चलो। सुल्तान आयत का हाथ पकड़ता नीचे की तरफ चल दिया। रोहान और रज़ा कब से टेबल पर बैठे सबका इंतजार कर रहे थे, जिनका कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था, तो टेबल पर ही सर रखते बैठ के अस्सलाम वालेकुम सुल्तान और आयत ने आते ही सलाम किया तो दोनों फ़ौरन सीधे हुए। ठीक, तुम ठीक हो? सुल्तान ने अपनी जगह पर बैठते पूछा। वालेकुम सलाम जी, हम ठीक हैं, बस इंतज़ार करते करते ऐसे ही बैठ गए। रज़ा ने जवाब देते कहा। गोडा अस्सलाम वालेकुम। आपकी बात शयान और रैना ने इकट्ठे सलाम किया। सब इनकी तरफ देखने लगे जो खुद एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो दोनों अपने ध्यान में आए थे। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। सुल्तान ने जवाब देते बैठने का कहा तो दोनों अपनी अपनी जगह पर आए। शयान की सुबह अच्छी होगी इसलिए मुस्कुराते हुए बैठ गया। फिर सब नाश्ता करने लगे। ऐना तुम अभी तक रेडी नहीं हुई यूनी के लिए? आयत ने ऐना को देखते कहा। वो आज मैं नहीं जा रही ना, इसलिए। ऐना ने खाने से नज़रें उठाए बगैर कहा। क्यों, तुम क्यों नहीं जा रही? आयत ने उसे घूरते हुए कहा। ऐसे ही कुछ तबीयत ठीक नहीं, तबीयत नहीं ठीक तो दिल नहीं। ऐना ने फिर से नॉर्मल अंदाज में कहा। ऐना गुड़िया क्या हुआ, डॉक्टर के पास चलें अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो? सुल्तान ने फिक्रमंदी से कहा। बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा शयान ही बेचैन हो रहा था। नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं, बस कुछ देर रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ऐना ने सबको रिलैक्स करते हुए कहा तो सब फिर से नाश्ता करने लगे। तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना? आयत ने मुंह बनाते मशकूक नज़रों से देखते कहा। तो सब अब की बार आयत को देखने लगे, जिसकी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी थी। क्या मतलब तुम्हारी बात का? मेरी सच में तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना? तो पहले कॉल बढ़ा गई, फिर हिम्मत करके फुल कॉन्फिडेंस से बोली। झूठी, पता है मुझे, तुम सिर्फ टेस्ट के लिए छुट्टी कर रही हो। आयत ने मुँह बनाते कहा और नाश्ता करने लगी। अब सब ऐना को देख रहे थे। आयत की बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐना ने आँखें निकालते हुए कहा। पर सुल्तान के होते आयत को क्या परवाह थी, इसलिए बगैर उसकी घूरी का असर लिए बगैर फिर बोली। हम पता है मुझे, तुम उस दिन खुद कह रही थी टेस्ट हुआ और ना आता हुआ तो छुट्टी कर लेनी चाहिए। आयत के इस तरह कहने पर सब ने अपने कह के दबाए। वो इन दोनों की बातें काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तुम बाहर में जाओ, बोल तो रही हूँ वाकई तबीयत ख़राब है, कल तक ठीक हो जाऊँगी, वैसे भी मुझे टेस्ट आता है। अब की बार भी ऐना ने फिर से भरपूर एतमाद के बोला। ओह अच्छा, चलो तुम रेस्ट करो, कल तक ठीक हो जाओ, वैसे भी टेस्ट प्रोफेसर ने सुबह लेना है। आयत ने नॉर्मल अंदाज में कहा तो ऐना इस दफ़ा रोने वाली हो गई कि जिसकी वजह से छुट्टी कर रही थी वही सुबह पर आ गई। और ये ज़रूर आयत के कहने पर हुआ होगा। इस बार सब कह कर लगाए बगैर ना रह सकी। ऐना बेचारी तो शर्मिंदा ही होगी। वो फापी, आपकी छुट्टी तो ज़ाया हो गई, रज़ा ने हंसते हुए कहा। तो रोहान की ज़बान पर भी खारिज हुई। वैसे आप ये तो तरीका टेस्ट से बचने के लिए था, अगर पेपर से बचना हो तो क्या करें? रोहान ने दांत निकालते पूछा। तो ऐना ने अपने साथ बैठी मेज़नी को देखा जैसे कभी कोई बात ही ना की हो। ओहो रोहान, तुम तरीके को छोड़ो, ये बताओ तुमने स्वीट डिश खानी है क्या? भाई के हाथों की? ऐना ने आईब्रो उचका के पूछा। तो रज़ा और रोहान फ़ौरन सीधे हुए। तौबा करें आप ही, मैं तो मजाक कर रहा था। रोहान की फीकी सी हंसी हंसते कहा। मैं भी मजाक कर रही थी भाई, जब तक आप कर रहे हैं। ऐना ने इस अंदाज में कहा कि इसके अंदर छुपी धमकी वाज़ह थी। मैं चलता हूँ, मेरा हो गया। रोहान जल्दी से उठा। मैं भी चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। रज़ा ने भी उठते कहा और जल्दी से बाहर चले गए। मैं भी चलती हूँ, कुछ देर आराम करूँगी। ऐना भी आराम से कहती वहाँ से खिसकी और पीछे से डाइनिंग हॉल में कह के गूंजे। माई इनोसेंट वाइफ बहुत तेज़ हो गई है। सुल्तान के कहने पर आयत ने चेहरा झुका लिया और फिर नाश्ता करके दोनों यूनी चले गए। शयान जब ऑफिस से आया था तो मुसलसल ऐना को ही सोचे जा रहा था। तब वो कितनी शरारती है, शयान सोचता हुआ खुद ही मुस्कुरा उठा। लिटिल फेरी, अब मेरे लिए इंतज़ार मुश्किल हो रहा है, अब तो तुम्हें अपना बनाना ही पड़ेगा। शयान खालों में ही ऐना से बातें करता मुस्कुराया जा रहा था। जब ऑफिस में रज़ा और रोहान दाखिल हुए, चूँकि रोहान कुछ दिन फ्री था तो वो रज़ा के साथ ही आ गया। पर इस तरह शयान को अकेले बैठ खुद से ही बातें करते और मुस्कुराते देख के दोनों ने हंसी दबाई। रोहान गला खनकाते सोफ़े पर बैठा। शयान जो चेयर की पुष्ट पर साथ टिकाए बैठा था फ़ौरन सीधा हुआ और इन दोनों शैतानों की हंसी दबाते देख के घूरा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शयान ने घूरते हुए सवाल किया। पर यहाँ कौन सा किसी को फ़र्क पड़ा था? ओ भाई, हमने सोचा आपके ख्यालों में मजनू बनने बैठे होंगे। रोहान ने दांत निकालते कहा। दफ़ा जो सुबह सुबह दिमाग नहीं ख़राब करना चाहता। शयान ने बेजार होते कहा तो दोनों का मुंह बन गया। चलो यार चलते हैं, इधर तो इज़्ज़त ही नहीं है। रज़ा ने रोहान के गले में बाजू डालते कहा। छोड़ यार, घर से 2 वक्त का खाना मिल जाता है, हमने इज़्ज़त का अचार डालना है। रोहान ने दांत निकालते और बाहर की जाना बढ़ा पर दरवाजे पर हो गया। शयान की तरफ देखने लगा जो पहले उसे देख रहा था। भाई, भाभी का नाम ही बता दें, रोहान ने जिद करने वाले अंदाज में कहा। तो शयान ने जूता उतार के इसी तरफ उछला। रुक बगैरत, तुझे बताता हूँ नाम। जूता रोहान की कमर पर लगा और दोनों भागते हुए बाहर निकले।
हाइज़ आलम ने कमर तोड़ दी। रोहान ने ड्रामाई अंदाज में कहा, तो शर्म करके ज़बान को कंट्रोल कर लेना था ना। रज़ा ने भी उसे सुनाई और तेरी बात से एक शेर याद आया, हम भी बेशरम तुम भी बेशरम, वाह वाह, हम भी बेशरम तुम भी बेशरम, फिटे मुँह हमारा फिटे मुँह तुम्हारा। रोहान ने बोलते साथ बाहर की जानब दौड़ लगा ली। रज़ा भी पीछे से उसे गालियाँ निकालते अपने ऑफिस रूम की जानब बढ़ गया। सुल्तान नाराज यूँ नहीं आए तो सुल्तान अपने ऑफिस चला गया। जबकि आयत सीधी क्लासरूम में, चूँकि आज आयना नहीं आई थी तो शुमाइला की आंखें जो सुल्तान और आयत को देख के जल रही थी, आयत को अकेले देख के फ़ौरन जम गई। हाय आयत, आज तुम्हारी दोस्त नहीं आई? शुमाइला मीठे लहजे में कहती आयत के साथ बैठ गई। आयत उसे घूर के देख रही थी जो आज पहले की निस्बत बदली बदली लग रही थी। आहो आयत, अब ऐसे तो ना देखो, मैं शर्मिंदा हूँ पहले दिन वाले झगड़े की वजह से। मैं सॉरी भी कहना चाहती थी पर ऐना तुमसे बात ही नहीं करने देती। आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी मेरे बुरे रवैये की वजह से? शुमाइला ने बेचारा सा मुँह बनाते कहा तो आयत इस तरह उसे घूर के देखने वाली हरकत पर शर्मिंदा हो गई। इट्स ओके, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आयत सिर्फ इतना ही बोलती अपनी बुक्स की तरफ देखने लगी। थैंक्स आयत, तुम बहुत अच्छी हो। चलो मैं तुम्हें अपनी बाकी दोस्त से भी मिलवाती हूँ। शुमाइला ने उसका हाथ पकड़ते कहा, नहीं शुमाइला, अभी लेक्चर का टाइम हो रहा है। आयत को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए सहूलत से इनकार करते बोली, आहो आयत, अभी बहुत टाइम है लेक्चर में, अभी तुम चलो मेरे साथ वरना मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। आपके बाद शुमाइला ने इमोशनल ब्लैकमेल किया तो आयत को उठ नहीं पड़ा। ओके चलें, आयत ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वरना इसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। शुमाइला इसका थामे यूनी की बैक साइड ले गई। शुमाइला, ये कहाँ जा रही हो? वहाँ तो कोई नहीं होता, या जब हमने कोई छोटी मोटी पार्टी करनी हो तो इधर ही बैक साइड करते हैं, तो इसलिए सब इधर ही हैं मेरी फ्रेंड। शुमाइला ने जल्दी से बात बनाते कहा और आयत का हाथ पकड़े बैक साइड ले आई। यहाँ तो कोई नहीं है शुमाइला, चलो वापस चलते हैं। आयत ने चारों साइड नज़रें घुमाते कहा। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए शुमाइला के हाथ से हाथ निकालती वापस जाने के लिए पलटी। अभी आयत एक दो कदम ही चली थी कि शुमाइला ने इसके सर पर कोई भारी चीज़ मारी। आयत की तकलीफ से चीख निकली पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। आयत ने सर पर हाथ रखते पीछे मुड़ के देखा जहाँ शुमाइला मुस्कुराते हुए देख रही थी। ज़्यादा लगी आयत, बेबी को तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी हुई थी जब तो मैं सुल्तान के साथ देखा था। शुमाइला नीचे बैठते आयत के बाल पकड़ते क्या लगाती कहने लगी। आयत को इसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। कुछ दर्द, तकलीफ़ और कुछ शुमाइला के खौफ की वजह से आंसू रवानी से बहने लगे। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। आयत हिम्मत करती उसके हाथ से अपने बाल निकालने की कोशिश करती कहने लगी। शुमाइला आयत के बोलने पर और गुस्से में आती उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात करने लगी। तुम बेगैरत लड़की, तुम कह रही थी तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मुझसे मेरे सुल्तान को छीनने की कोशिश की, पर नहीं, मैं शुमाइला हमदानी हूँ जो अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती। शुमाइला आयत को मार मार के उसकी हालत बुरी कर चुकी थी। मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा। हाँ ये ठीक है, शुमाइला ने कहते हुए आयत का गला दबाया। नहीं मम, मुझे जाने दो। आयत गले पर दबाव की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रही थी। हाँ मैं तुम्हें आज़ाद ही कर रही हूँ इस दुनिया से, ये दुनिया बहुत बुरी है, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। शुमाइला जुनूनी अंदाज में कहती कि अभी उसके गले पर हाथ रखे हुई थी कि पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगी। शायद इस तरफ कोई आ रहा है। शुमाइला जल्दी से घबराते हुए पीछे हटी। जबकि शुमाइला का हाथ अपने गले से हटने की वजह से आयत ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी। तो शुमाइला ने तेज़ी से आयत के मुँह पर हाथ रखा और तेज़ी से नज़रें घुमाते आगे पीछे देखने लगी। जब आखिर बार एक रूम नज़र आया तो शैतानी मुस्कुराहट आई और आयत के मुंह पर हाथ रखती बेदर्दी से उसे घसीटते हुए तेज़ी से कमरे तक लाई। आयत की कमर में से खून निकलने लगा। उसे लग रहा था शायद आखिरी सांस ही ले रही है। शुमाइला ने कमरे में लाके एक साइड पर पटका, अब यहाँ ही रहो, तुम्हें आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। तुम शुमाइला हमदानी के रास्ते में आई हो जिसकी सज़ा सिर्फ मौत है। शुमाइला पागलों की तरह कहने लगी और आयत की आंखें अब बंद हो रही थी। ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो कमरे को देखते बोली जो बिजली की तारों से भरा पड़ा था। रहो यहाँ, आप खुद ही तड़प तड़प के मर जाओगी और मेरा नाम भी नहीं आएगा। मैं ऐसे ही अपने हाथ गंदे कर रही थी तुम्हें मार के। शुमाइला आयत से कहती तेज़ी से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करती क्लास की जाने चली गई। आयत ने उसे रोकना चाहा पर इसमें बोलने की हिम्मत ही न बची, इसलिए अपने ही खून से भरे फर्श पर लेटे कुछ देर तकलीफ बर्दाश्त करती आंखें बंद कर गई। ऐना इस वक्त हाल में बैठी कोई ड्रामा देख रही थी जब दरवाजे से कोई नौजवान दाखिल हुआ। ब्लैक पैंट पर ब्लैक टी शर्ट पहने वो बहुत ही कोई हैंडसम सा बनना था। ऐना रिमोट रखती फ़ौरन सीधी हुई जबकि हाथ आंखें खोले ऐना को देखे जा रहा था क्योंकि ये पहली दफ़ा था खान विला में किसी लड़की को देखना। आप कौन है? ऐना ने हाथ को घूरते हुए कहा जो बेशर्मों की तरह बस देख ही जा रहा था। आप कौन है? आपकी बार हाथ होश में आता ऐना से पूछ बैठा। मतलब हादी हो गई, एक तो मुँह उठाए सीधे अंदर आ गई और ऊपर से मुझसे ही पूछ रही है मैं कौन हूँ। ऐना ने माथे पर बाल डालते कहा तो हाथ गड़बड़ा गया। हाथ को समझ नहीं आई कि क्या बोल के अपना तारुफ कराए। फिर सोचते हुए बोला मैं सुल्तान का भाई हूँ। अब आप बताएं आप कौन है? हाथ ने बताते हुए सवाल किया तो ऐना हैरान हुई कि इस खेल के मुताबिक और कौन ही सुल्तान का भाई नहीं था। आपने मुझे पागल समझा हुआ है, जो आप बोलेंगे मैं मान लूँगी। ऐना ने कमर पर हाथ रखते कहा। तब भी घर में शयान, रोहान और रज़ा दाखिल हुए और इस तरह ऐना के सामने किसी लड़के को देख के फ़ौरन आगे बढ़े। चूँकि हाथ की इनकी तरफ पीठ थी इसलिए देख नहीं सके। और ये कौन है तुम जो हमारी बहन को तंग कर रहे हो? रोहान ने बुलंद आवाज़ में कहा तो हाथ रोहान की आवाज़ सुन के फ़ौरन मुड़ा जबकि हाथ को देख के रोहान तो उछल पड़ा। हाथ भाई आप? रोहान भागता हुआ हाथ के गले लगा। रज़ा और शयान भी हाथ को देख के खुश हुए और आगे बढ़ के मिले। कैसे तुम? आने से पहले बता तो देते। मैंने तो इसलिए नहीं बताया कि सरप्राइज़ दूंगा, पर मुझे क्या पता था इतनी बड़ी बहन सरप्राइज़ में मिल जाएगी।
कमीनों बताओ तुम सब ने किधर मेरी बहन को छुपा के रखा था जो इतनी बड़ी होगी और मुझे पता ही नहीं। हाथ ने ऐना को देखते दवाई दी। ऐना जो मुंह खोले इन सबको देख रही थी हाथ की बात पर बुखला गई, जबकि हाथ के ड्रामाई अंदाज पर शयान ने हंसते हुए सर पर थप्पड़ मारा। बस आते ही शुरू हो गए ड्रामे। इंसान सुकून का सांस ले लेता है जब आप ऐना के दाएं बाएं साइड रोहान और रज़ा आके खड़े हो गए। ये कौन है? ऐना ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन फिर भी हाथ तक पहुँच गया। गुड़िया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इन्होंने मुझसे तुम्हें बचपन में छीन लिया था और अब तुम्हें अपना भाई बता रहे हैं। हाथ ने इस अंदाज में दुखी होते कहा कि एक पल के लिए तो जैसे सबको सच ही लगा। ऐना को तो मुँह ही खुल गया। जो ज़बरदस्ती का भाई गले पड़ा था वो तो रोहान सी होगी। रोहान और रज़ा ने मुस्कुराहट दबाई। बकवास बंद करो, हाथ क्यों परेशान कर रहे हो? ऐना, ये हाथ है हमारा दोस्त और खाला का बेटा। शयान ने ऐना की उतरी शक्ल देख के कहा। तो ऐना का भी कोई सांस बहाल हुआ। अब मुझे भी बता दो, मेरी बहन को इतने साल कहाँ छुपा दिया था? हाथ की अब भी दवाइयाँ रूज पत्नी भाई, ये भाभी की दोस्त हैं और हम सब की बहनिया नहीं आपकी। अब की बार रज़ा बोला। क्या? रज़ा की बात सुनते ही हाथ जो ऊपर बैठा था अपनी जगह से उछलते खड़ा हुआ। हाथ की इस तरह करने से यकदम बाकी सब भी बुखला गए और दिल पर हाथ रखते पीछे हटे, जबकि ऐना भाग के शयान के पीछे हुई। आपके दोस्त के साथ कोई दिमागी मसला है क्या? ऐना शयान का बाजू पकड़े उसके पीछे छुपती सरगोशी करते बोली। नहीं, इसको आदत है बंदरों की तरह उछलने की। शयान को ये लम्हा भी याद अच्छा लगा जब ऐना डर के उसके करीब आई, उसका सहारा लिया। यानी उसे यकीन था शयान उसे कुछ नहीं होने देगा। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। हाथ ऐना को पीछे करते शयान का कॉलर पकड़ते पूछने लगा। शयान का दिल किया हाथ के सर पर कुछ दे मारे जो हर 2 नंबर किसी न किसी बुखलाने पर मजबूर कर रहा था। दफ़ा हो जाओ, तुम पी के आए हो या मिली कोई नहीं। शयान ने उसे पीछे करते कहा, पर मजाला हाथ पर पूरा सरो। ये सब ठीक है भाई, खुद तुम लोग बगैर पिए ही बह के हो और मुझे मासूम पर शक कर रहे हो। आदमी बनाता सोफ पर बैठ के पानी पी लेगा। अब वो चारों से ही देख रहे थे जिसने आते साथ ही सबको घुमा के रख दिया था। गुड़िया बैठ जाओ, ऐसे ही कहीं भाभी को बुरा लगता है इसके साथ तो मैं खड़े देख के। हाथ ने शयान की तरफ इशारा करते ऐना से कहा तो दोनों एकदम 5 फुट के फासले पर हुए। ऐना का तो चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। रज़ा और रोहान के कह के पूरे हाल में गूंजे। हाथ ना तो तुम पर बेगैरत इंसान। शयान को सिर्फ कहता ऐना की तरफ हुआ। ऐना तुम जाओ रूम में, इसकी ज़बान को सुल्तान भाई आके लगाम डालेंगे। शयान ने ऐना से कहा तो वो तो जैसे यही सुनने के इंतजार में थी, फ़ौरन अपने रूम में चली गई। यार अब ये क्या है, मैंने तो भाभी का सोच के ही कहा है। हाथ अपनी दोनों टांगें टेबल पर रखते कहने लगा। कमीने इंसान बगाया ने कहा कि तेरी भाभी मैंने डाउनलोड की है जो भाभी लगा रखी है। शयान ऐना के जाते ही फुल तपे हुए अंदाज में कहने लगा। अरे यार, इसने ही तो बोला भाभी की दोस्त है। हाथ ने रज़ा की तरफ इशारा करते कहा। शयान ने अब की बार रज़ा को घूरा तो रज़ा फ़ौरन बोला, तो भाई मैंने भाभी बोला था, ये थोड़े कहा था कि शयान भाई की वाइफ। रज़ा के कहने पर हाथ ने पहले 1 मिनट सोचा, फिर अपने साथ बैठे रोहान को ज़ोरदार टांग मार के सोफे से नीचे गिराया। कुत्ते, तुमने शादी कर ली, वो भी मेरे बगैर। वो करता तो इतना दुख नहीं था, लेकिन तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा था, तूने मुझे बताया तक नहीं। हाथ ने शयान की तरफ इशारा करते रोहान को लेताड़ा। वो बेचारा तो रोने वाला हो गया। पहले सुल्तान से मार, फिर सुबह कमर पर शयान का जूता और अब हाथ। भाई हाथ है नहीं, वाकई याद होती है, जिसको देखो मुझे गेंद समझ के मारे जा रहा है। रोहान और तगो से गया था, बगैर किसी के सुने अपने रूम की तरफ चला गया। मुझसे लिखवा लो, ये पागल आदमी पागल खाने से भाग के आया, झूठ बोल रहा है कि अमेरिका गया था। शयान भी रज़ा से कहता हाथ की तरफ इशारा करता अपने रूम में चला गया। अब सिर्फ हाथ और रज़ा रह गए थे और रज़ा को अपनी शामत नज़र आ रही थी, इसलिए फ़ौरन बोला, भाई रेस्ट कर रहे हैं, डिनर पर मिलते हैं। रज़ा भी बोलता जल्दी से कमरे में चला गया। ओए मुझे ये तो बताओ, भाभी किसकी बीवी है? बगैर तो हाथ ने पीछे से दुआई दी। फिर आखिरकार उसका अपने कमरे की जाना बढ़ गया। इसके तो ख्वाब में भी नहीं था कि सुल्तान भी शादी कर सकता है। अभी ये झटका उसके लिए बाकी था। सुल्तान जब से आया था उसका दिल घबराया जा रहा था। ऊपर से दादाजी की कॉल तो कुछ देर इग्नोर करने के बाद उठा ही ली। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है दादाजी, आप सुनाएं आपकी तबीयत कैसी है? सुल्तान का बात करने का अंदाज़ बिल्कुल नॉर्मल था, पर लहजा पहले की तरह नरम नहीं था। मैंने अपने पोते के बगैर ठीक कैसे हो सकता हूँ? भला तुम तो नाराज़ ही हो गए, कॉल उठाने को राज़ी नहीं। दादाजी ने एक ही बार सारी शिकायत कर दी। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मसरूफ़ था इसलिए कॉल नहीं उठा सका। और जहाँ तक बात नाराज़गी की है तो हाँ जी, मैं आपसे खफ़ा हूँ बरखुरदार। अब इतनी भी क्या नाराज़गी, चलो फिर भी मैं माज़रत करता हूँ। दादाजी के इस तरह कहने पर सुल्तान शर्मिंदा हो गया। नहीं दादाजी, मेरा मकसद आपसे माज़रत करवाना नहीं था। आप बताएं, सब खैरियत थी? हाँ बेटा, 1 हफ़्ते बाद तुम 30 साल के हो जाओगे और अब तुम्हें रस्म अदा करके सरदारी संभालनी है। दादाजी ने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन दादाजी मैं सबके लिए तैयार नहीं। सुल्तान ने एक साथ लहजे में कहा। ये तुम क्या कह रहे हो सुल्तान? ये कोई मजाक नहीं है। दादाजी लहजे में सुल्तान वाज़ेह गुस्सा महसूस कर सकता था। दादाजी मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। आप मुझे हवेली से निकाल चुके हैं, फिर मैं कैसे हैसियत से दोबारा वहाँ हूँ? पर गुरदार छोड़ो पुरानी बातें, वो सब वक्ती था, हालात ही ऐसे हो गए थे। तुम हवेली के सबसे बड़े पोते हो
और गांव के सरदार भी दादाजी अब कुछ नरम पड़े। सुल्तान को भी अंदाज़ा था कि दादाजी उसे इसी वजह से काल कर रहे होंगे। वो पहले ही सोच चुका था वो दादाजी से अपनी बात मनवा के ही वहाँ जाएगा। कौन सा सरदार? दादाजी, वही जिसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं हवेली में। सुल्तान का लहजा अब तंजिया था। वो जो वाक़या दादाजी को शर्मिंदा कर गया। मैं कह रहा हूँ ना, पुरानी बातें भूल जाओ, तुम वापस आओ, अपनी सरदारी संभालो। मैं वादा करता हूँ तुम जो बोलोगे वह सही होगा। दादाजी ने आकर हार मानते कहा, ये सोच के कि एक दफ़ा सुल्तान वापस आकर रस्म अदा कर ले, इसके बाद उसे फोर्स करके अमना के लिए मना लेंगे। पर उन्हें क्या पता था सुल्तान जो करेगा उनके लिए खुद के होश उड़ जाएंगे। सुल्तान दादाजी बात सुन के मुस्कुरा दिया, और वही होगा जो वो चाहता था। दादाजी मैं 3 दिन तक आ जाऊँगा, और मुझे यकीन है आप अपने वादे से फेरेंगे नहीं। सुल्तान ने यहाँ करते छुपे हुए लफ्ज़ों में वार्न भी किया, जो दादाजी अच्छे से समझ गए थे। यहाँ पर खुरदार बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। बस फिर तय हुआ, अगले जो मेरा समय तुम इससे पहले आ जाना, और हाँ, इन साथ इन गधों को भी ले आना जिनका एक दूसरे बगैर गुजारा नहीं। दादाजी सुल्तान की आ जाने का सुनते खुश होते हुए कहने लगे, जी दादाजी, मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, जीते रहो मेरे बच्चे। दादाजी जो खुशी से निहाल ही हो गए सुल्तान के मान जाने पर, क्योंकि सुल्तान को मनाना बहुत मुश्किल काम था। वो हैरान भी थे। सुल्तान पहली दफ़ा अपनी ज़िद से पीछे हटा था, वरना जिस तरह दादाजी ने उसे हवेली से जाने का कहा था वो तो कभी हवेली वापस जाने के लिए ना मानता। पर उन्हें क्या पता था ये सब सुल्तान अपनी इनोसेंट गर्ल के लिए कर रहा था। सुल्तान दादाजी को खुदाफिज बोलते आयत को कॉल करने लगा, पर इसका कॉल ना उठाना सुल्तान को मज़ीद बेचैन कर गया। इसलिए खुद अपना मोबाइल उठाते आयत को देखने की नीयत से बाहर की जाना बढ़ा। सुल्तान बाहर आया, पर उसे आयत कहीं ना मिली। अब उसे टेंशन होने लगी जब उसे एक बैक साइड का याद आया, तो इस जाना पड़ा। सुल्तान को अंदाज़ा हो गया था कि उसकी आयु की पसंदीदा जगह है बैक साइड। सुल्तान बैक साइड आया तो वहाँ भी कोई मौजूद न था, बल्कि कुछ स्टूडेंट वापस जा रहे थे। सुल्तान को अब इस बेइंतहा परेशानी होने लगी, क्योंकि उसे पहले कभी नहीं हुआ था कि आयत उसे बगैर बताए कहीं जाती। सुल्तान फिर से कॉल करने लगा, और बेल की आवाज़ उसे कुछ दूर दरख्त के पास से आई। सुल्तान जल्दी से मोबाइल तक गया और उसे उठाया। सुल्तान को कुछ गड़बड़ लगी जब मोबाइल पर फ़ोन लगा देखा। सुल्तान की आंखें पाल में सुर्ख हों। आयत कहाँ हो यार? सुल्तान अब की बार ऊंची आवाज़ में आवाज़ें देने लगा। आवाज़ में बेचैनी साफ थी। सुल्तान आवाज़ देते कुछ आगे बढ़ा, जब पाँव के नीचे आयत का एयरिंग आया। सुल्तान ने झुक के उठाया। सुल्तान ने भागते हुए इधर उधर देखा। जब आखिर में एक कमरा नज़र आया तो ये तो पावर रूम है, यहाँ कैसे हो सकती है? सुल्तान ने कमरे की जानिब बढ़ते कदम रुके। अभी वो पलटने ही लगा था जब दरवाजे के साथ आयत के दुपट्टे का फटा कपड़ा नज़र आया। सुल्तान भाग के तक गया और कमरे का दरवाज़ा खुला, और सामने का मंजर देख के सुल्तान को अपना सांस लेना मुश्किल हो गया। सुल्तान भाग के आयत तक पहुंचा। हे आयु माई लव, क्या हुआ? आंखें खोलो आयु, वरना मेरी जान निकल जाएगी। सुल्तान आयत के पास बैठते इसका सर अपनी गोद में रखते कहने लगा, आयु मेरी जान उठो यार। सुल्तान आयत के चेहरे से बाल हटाते उसका चेहरा थपथपाते कहने लगा, पर आयत वैसी ही रही, शायद कुछ भी सुनने से कासर रही। सुल्तान ने आयत का हाथ पकड़ के नब्ज़ चेक की, जो बहुत आहिस्ता चल रही थी। सुल्तान जल्दी से आयत को उठाए बाहर की जानिब भागा। उसे इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। अगर कुछ परवाह थी तो सिर्फ इन्हीं की, इसकी आयत को कुछ न हो। सुल्तान को इस तरह किसी लड़की को उठाए भागते देख सब उसे देखने लगे और आपस में सरगोशियाँ करने लगे। सुल्तान ने किसी की भी परवाह न करते हुए आयत को आराम से पिछली सीट पर लटाया, खुद भाग के गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की जानिब भागा। गाड़ी की स्पीड काफ़ी हद तक तेज़ थी। सुल्तान का बस नहीं चाह रहा था वो उड़ के पहुँच जाए, यह आयत की सारी तकलीफ़ अपने हिस्से में लिखवा ले। सुल्तान ने गर्दन मोड़ के आयत की तरफ देखा, जो बिल्कुल ऐसे ही लेटी थी जैसे सुल्तान ने लिटाया था। 10 मिनट तक सुल्तान हॉस्पिटल पहुंचा और आयत को उठाए अंदर की जानिब भागा। डॉक्टर प्लीज़ मेरी वाइफ को देखें, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सुल्तान की आवाज़ देने पर डॉक्टर फ़ौरन आए और आयत की तरफ देखा। रिलैक्स मिस्टर सुल्तान, आप इन्हें स्ट्रेचर पर डालें प्लीज़, डॉक्टर ने सुल्तान को देखते कहा। तो सुल्तान ने जल्दी से आयत को स्ट्रेचर पर डाली और फिर कुछ ही मिनट में ICU का दरवाज़ा बंद हो गया, जहाँ आयत अंदर ज़िंदगी और मौत की हालत में पड़ी थी। और बाहर सुल्तान खड़ा अपनी सांसें गिन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अगर आयत को कुछ हो गया तो वो भी सांस नहीं ले पाएगा। सुल्तान मुसल से दरवाजे के सामने चक्कर लगाते आयत की खैरियत की दरियाफ्त कर रहा था, खैरियत की दुआ कर रहा था। जब कुछ याद आते असद को कॉल की, जो सुल्तान का ख़ास आदमी था और वफादार, जो सुल्तान का आरखूफ किया काम करता था। अस्सलाम वालेकुम सर, कॉल उठाती असद ने इस्लाम के। वालेकुम सलाम। असद, यूनी की बैक साइड के कैमरे चेक करो और पता करो आयत के साथ किसने ये सब किया है। आयत के होश में आने से पहले इसका मुजरिम मुझे फार्म हाउस में चाहिए। सुल्तान की आवाज़ इस कदर सर्द थी कि असद फ़ौरन अपनी जगह से उठा और यह सर कहते कॉल काटी। वो सुल्तान के निकाह के वक्त भी मौजूद था और वो आयत के लिए सुल्तान का पागलपन भी जानता था, इसलिए जल्दी से यूनी की जानिब बढ़ा। ये तो तय था कि जिसने भी ये किया उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। सुल्तान कॉल बंद करते फिर से चक्कर लगाते आयत की खैरियत की दुआ करने लगा। जब कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। कैसी है मेरी आयत, वो ठीक तो है ना? सुल्तान जल्दी से डॉक्टर की जानिब बढ़ा और बेचैनी से पूछने लगा। डॉक्टर इसके अंदाज से मुस्कुरा दिए। यस मिस्टर सुल्तान, आपकी वाइफ ठीक है, बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। किसी चीज़ के लगने से उनकी कमर पर काफ़ी चोट आई है, आप इनका ध्यान रखें। कुछ दिन तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर, मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगा। मैं अब आयु को देखना चाहता हूँ। जी मिस्टर सुल्तान, आप मिलें, बट अभी वो इंजेक्शन की वजह से बेहोशी में। इनकी खुराक और मेडिसिन का ख्याल रखिएगा, शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
जी शुक्रिया। सुल्तान कहता बगैर डॉक्टर की सुने आयत के कमरे में दाखिल हुआ। सुल्तान रूम में दाखिल हुआ, सामने उसकी जान से अजीज़ बेबी लेटी थी। कुछ ही वक्त में चेहरा सुर्खियों की जगह जर्द हो गया था। सुल्तान ने आगे बढ़ के उसके माथे पर बिखरे बाल हटाए और आयत का हाथ पकड़े ही वहाँ साइड पर बैठ गया। आयत प्रॉमिस माई लव, जिसने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई है ना, इससे ज़्यादा उसे तकलीफ़ दूंगा। सुल्तान आयत का गाल चलाते कहने लगा। जब आयत की आंखों में हल्की सी जुम्बश हुई, सुल्तान फ़ौरन सीधा होगा और उसके हाथ में पकड़ सख्त की। तब प्रोफेसर आयत ने बंद आंखों से हल्की सी सरगोशी की। आवाज़ में तकलीफ़ और डर वाज़ेह महसूस किया जा सकता था। यस माई लाइफ, आँख खोलो, देखो मैं यहीं हूँ। सुल्तान ने आयत के गाल पर हाथ रखते कहा तो आयत ने आहिस्ता से आंखें खोली। सुल्तान को देखते ही रोने लगी और सुल्तान को बेचैन कर गई। हे माई गर्ल, प्लीज़ डोंट क्राई, सुल्तान ने आंसू साफ करते कहा। वो उसने मुझे मारा, वो मार देगी मुझे, आयत ने रोते हुए मुश्किल से अल्फाज अदा किए। सुल्तान तो तड़प ही उठा उसकी बात पर। ये आयु ऐसे नहीं कहते, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरी आयु के साथ। मैं इसके हाथ तोड़ दूँगा जिसने अब मेरी आयु को तकलीफ़ पहुँचाई। वो शुमैला। अभी आयत बात पूरी करती सुल्तान ने रोक दिया। माई लव, कुछ मत सोचो, मैं हूँ ना, किसी को अपनी आयु को तकलीफ़ नहीं देने दूँगा। सुल्तान ने आयत के आंसू साफ करते उसे ठीक करके बिठाया। अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ, अपनी आयत के साथ सब ठीक कर दूँगा। ओके, सुल्तान ने प्यार से कहा तो आयत ने सर लाया। अलबत्ता सुल्तान का जोर से पकड़ रखा था। आयु मैं यही हूँ, तुम कुछ देर रेस्ट करो, मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा लूँ। सुल्तान ने प्यार से कहते अपनी हाथ आयत की से पीछे करना चाहा, लेकिन आयत ने और ज़ोर से पकड़ लिया। नहीं प्लीज़ मत जाएँ, आयत ने नम आवाज़ में कहा। ओके माई गर्ल, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, अपनी आयु को छोड़ के आप सो जाओ। सुल्तान ने नरमी से कहा और आयत के साथ ही बेड पर बैठ गया। आयत के बालों में उंगलियाँ चलाने लगा, जिससे आयत को सुकून हो गया। जल्दी नींद की वादियों में चली गई। सुल्तान को अफसोस हुआ कि इतने दिन बाद अब आयत का खौफ ख़त्म हुआ था, लेकिन अब फिर वो खौफ ज़दा हो गई और ये सब शुमाइला की वजह से हुआ। जैसे सुल्तान बिल्कुल छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। उसे असद ने पहले ही मैसेज करके बता दिया था ये सब शुमाइला ने किया और अब वो सुल्तान के फार्म हाउस में कैद है। सुल्तान ने जानबूझ के आयत की बात काट दी ताकि वो इस बारे में ज़्यादा सोचे ना और नहीं उसे कोई स्ट्रेस हो। सुल्तान को जब यकीन हो गया आयत सो चुकी है तो आराम से उठता डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने गया। वो जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था घर के माहौल में आयत जल्दी ठीक होगी और ये सब भूल भी जाएगी। वैसे भी 3 दिन बाद वो आयत के साथ हवेली जाने का फ़ैसला कर चुका था। हैना, रोहान और रज़ा बैठे डिनर के लिए शयान का वेट कर रहे थे जब वो वाइट कमीज़ शलवार पहने आता दिखाई दिया। हैना ने आज पहली दफ़ा शयान को कमीज़ शलवार पहने देखा जिसमें वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। हैना ने दिल में माशाल्लाह कहा। आज दिल खुद हैना से बगावत पर उतर आया था। वो शयान की खुद पर नज़रों का मतलब अच्छे से समझती थी। अभी वो देख ही रही थी कि शयान अपनी जगह पर बैठा और उसे देख के मुस्कुरा दिया। शयान के मुस्कुराने पर हैना ने जल्दी से नजरें फेरी जैसे चोरी पकड़ी गई हो। हैना की इस हरकत पर शयान की मुस्कुराहट और गहरी हुई। जब हाथ की आवाज़ आई, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, हाथ के कहने पर सबने उसकी तरफ देखा जो अब अपनी जगह पर बैठ चुके थे। शयान इसकी बात पर दांत पीसे, मतलब कुछ भी हो जाए ये इंसान नहीं बन सकता। बंदा कभी इंसानों की तरह भी बात कर लेता। खैर मैं भी किससे उम्मीद कर रहा हूँ। शयान कहते खाना खाने लगा जब हाथ ने दांत दिखाए। शर्म तो आनी नहीं थी। वही तुम्हारी बीवी साहबा किधर है? मैं भी दीदार करना चाहता हूँ, हाथ ने रोहान की तरफ देखते कहा तो रोहान खाना खाते बुरी तरह खांसने लगा, जबकि हैना और रज़ा के कह के पूरे हाल में गूंजे। शयान ने आगे होकर रोहान को पानी दिया। हाथ अगर तुम आ ही गए हो तो एक एहसान कर दो, कुछ देर चुप करके बैठ जाओ। शयान ने हाथ को घूरते कहा तो हाथ ने मुंह बसूरा। ये क्या बात हुई? बस एक बात ही तो पूछ रहा हूँ, जो कोई बताने को राज़ी नहीं। भाई अल्लाह का वास्ता हमसे बात पूछें, खुद तुक्के तो ना मारें। हर 2 मिनट बाद आप किसी न किसी की शादी करवा रहे हैं। रोहान ने मुँह बनाते कहा तो हाथ ने सारे लाया। ओके फिर बताओ रज़ा के आप ही किधर हैं? हाथ की सुई अभी भी वहीं अटकी थी। अब की बात चारों हाथ को घूरने लगे। अब क्या वैसे क्या देख रही हो गुड़िया, तुम ही बता दो, ये तो गधे हैं। हाथ ने हैना की तरफ देखते कहा। हैना ने सर सांस भरी। मतलब सुल्तान भाई का ये भाई प्लस दोस्त माँ डीट है भाई, वो सुल्तान भाई के साथ है। हैना कहते हुए नॉर्मल अंदाज में खाना खा लगी। सुल्तान अपनी भाभी के साथ क्या कर रहा है? हाथ के अगली शोश पर सबके मुँह खुल गए। लो भैंस पानी में। रोहान सर पकड़ के बैठ गया। बाकी सब का भी हाल इससे कम ना था। अभी कोई कुछ बोलता कि दरवाजे सुल्तान और आयत आते दिखाई दिया। आज खुशी से उठता भागते हुए सुल्तान के गले का। आयत तो एकदम डर के सुल्तान के पीछे हुई, बाजू अभी भी सुल्तान का पकड़ रखा था। सुल्तान खुद अचानक आने वाली आँख पर बुखला गया। कैसा है जिगर, देख मैंने अचानक आके तुम्हें सरप्राइज़ कर दिया। सुल्तान भी मुस्कुरा दिया। उसे आदत ही आज की ऐसी हरकतों की। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक, तुम सुनाओ क्या हाल है? और अंकल कैसे हैं? सुल्तान हाथ से मिलता आयत को सहारा देते सोफ़े पर बैठाते बोला। बाकी सब भी अब हाल में आ चुके थे। हाँ सब ठीक हैं और बाबा तो बिल्कुल ठीक हैं, पर इनका दिल इधर लग गया इसलिए मैं अकेला आया हूँ। खैर तू वो छोड़िए, बता किधर अपनी बहन को लेके घूम रहा है? हाथ की बात पर सबने मुंह पर हाथ रखा और सुल्तान ने समझी से देखा। ये लिटिल गर्ल और कौन सी बहन? हाथ ने आयत की तरफ इशारा करते कहा तो आयत भी एकदम अपनी जगह से उठी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे शोहर हैं। आयत ने गुस्से में घूरते हाथ को कहा।
सुल्तान बोलता है इससे पहले ही आयत बोल पड़ी, और शायद ही आयत को किसी ने इतने दिनों में इतने गुस्से में देखा हो। हाँ हाँ लिटिल गर्ल, लिटिल गुड़िया, मजाक अच्छा है। आयत के कहने पर आयत ने रोनी शक्ल बना के सुल्तान को देखा तो सुल्तान ने करीब आके उसके गिर्द अपना बाजू फुलाया। हाँ जी, ये मेरी बीवी है और तेरी बहन। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? तू और शादी? नो वे। आयत ने बेयकीनी से चीखते कहा, ऐसे ही है। आयो तुम यहाँ बैठो, यहाँ क्यों खड़ी हो? सुल्तान आयत से कहता आयत को वापस होकर बैठाने लगा, जबकि बाकी सब भी आयत की जानिब मुतवज्जो हुए और बाकी इसके करीब आया। ये सब क्या हुआ है? तुम चोट कैसे आई? ऐना ने उसके पास बैठते फिक्रमंदी से पूछा। हाँ अभी क्या हुआ है आपको? रज़ा ने भी बेचैनी से कहा। कुछ नहीं, यूनी सीढ़ियों से गिर गई थी तो इस वजह से चोट आई है, डोंट वरी। सुल्तान ने कहा तो आपसे सारे लाया, आप ही चेक करवाया? रोहान ने आयत का हाथ पकड़ के, जी हाँ जी भाई, मैं हॉस्पिटल गई थी, पर इन्हें क्या हुआ? आयत ने कहते हुए हाथ की तरफ इशारा किया जो एक जगह पर बैठे मुसलसल सदमे में था। कुछ नहीं जी, अब कुछ घंटे ऐसे ही सदमे में रहेगा, इसके बाद घर सर पर उठाएगा। ऐना गुड़िया तुम आयत को कमरे में ले जाओ, मैं बस अभी आया। सुल्तान आयत से ऐना को ले जाने का तो वो सर लाती आयत और सुल्तान के रूम की तरफ चल दी। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आयत के जाते ही शयान ने सुल्तान से कहा, कल करेंगे, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। सुल्तान शयान से कहता खुद भी कमरे में जाने लगा। नहीं भाई, ज़रूरी है, आज ही करनी है। ओके, 10 मिनट तक स्टडी रूम में आ जाना। सुल्तान कहता आगे की जानब बढ़ गया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वाकई कोई सीरियस बात है, वरना शयान फोर्स ना करता। सुल्तान के जाते ही शयान खुश होता अपने अल्फाजों को तरतीब देने लगा।